कल अपन लोगों ने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी, ये सब चीजों के बारे में सब कुछ पढ़ लिया था, करेक्ट। अब सुनो, एक ना शायद से, नॉट श्योर, असर्शन रीजन में कुछ रैंडम सा एक स्टेटमेंट ये आ सकता है कि वैलेंसी इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड। तो वो सही चीज है। तुम्हारे जो लूज करते हैं वो कौन हो जाते हैं? मेटल्स। जो गेन करते हैं वो हो जाते हैं नॉन मेटल्स। तो जितना इलेक्ट्रॉन तुम लूज करते हो वो भी वैलेंसी होती है, या जितना इलेक्ट्रॉन तुम गेन करते हो वो भी वैलेंसी ही होती है। अब वो अगर मान लो 1, 2 या 3 रहा आखिरी इसमें, तो वो लूज करता था। 4, 5, 6, 7 वगैरह अगर रहा फॉर एग्जाम्पल, तो वो गेन, मैं सॉरी 1, 2 या 3 रहा तो लूज करता था। 4, 5, 6, 7 वगैरह है तो गेन करता था। तो देखो तुम्हारे या तो जितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो, या फिर 8 माइनस बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 ही था तो मेरी बैलेंसी 1 थी, 2 ही था तो 2, 3 था तो 3, 4 था तो 4 ही मान लो। बट 5 हुआ तो 8 माइनस 5 हो रहा है, 6 हुआ तो 8 माइनस 6 हो रहा है, 7 हुआ तो 8 माइनस 7 हो रहा है, 8 हुआ तो 8 माइनस 8 मतलब 0 हो रहा है। समझा ये चीज़ आप लोगों को? जिसकी शेल फिल रहे लोग। अब ये देखो गाइस, अब प्लीज़ थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना। अब अपन लोग आ रहे हैं दो चीज़ों पे, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर या एटॉमिक मास। दोनों चीज़ें बोलते जाते हैं इसको। मास नंबर भी बोलते हैं कभी-कभी से एटॉमिक मास। एटॉमिक मास का मतलब होता है एटम का मास। तो एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है? एक एलिमेंट के अंदर कितने प्रोटॉन्स है। वो वैसे इलेक्ट्रॉन्स के बराबर भी होते हैं, बट हम कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि हमारा इलेक्ट्रॉन लेन या देन हो सकता है। तो हो सकता है कि होने चाहिए थे 11 इलेक्ट्रॉन्स, बट एक उसने लूज कर दिया तो 10 हो गए, पर उसे मेरा एटॉमिक नंबर नहीं होगा। बट विद प्रोटॉन क्या होता है? जितने होने चाहिए तो उतने ही रहेंगे, उसमें लेन देन की बात नहीं होती है। तो इसलिए हम लोग एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन बोलते हैं। ये चीज़ समझ में आ रही है आप लोगों को? अच्छा लोग पक्का? दिस इज व्हाट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। मैं चाहूँ तो इसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोल सकता हूँ, बट तब कोई भी चार्ज नहीं होना चाहिए, मतलब अनचार्ज स्पीसीज होना चाहिए। इसका मतलब क्या? जैसे सोडियम है तो अगर ऐसा लिखा हुआ है तो भाई इलेक्ट्रॉन 11 है, प्रोटॉन भी 11 है, तो एटॉमिक नंबर 11 हो रहा है। बट अगर ये Na+ होता तो इसमें अब इलेक्ट्रॉन तुम्हारे 10 हो चुके हैं, प्रोटॉन अभी भी 11 ही है। तो एटॉमिक नंबर इससे डिफाइन नहीं कर सकता हूँ, मैं प्रोटॉन से ही करूँगा। ठीक है ना? ये क्या हो गया बेटा मेरा एटॉमिक नंबर। बेटा एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है ना? तो कभी तुम्हारे को आ गया कि Cl का Z इज 17, मतलब क्या हो गया है? एटॉमिक नंबर इज 17। अब नेक्स्ट चीज आती है क्या? एटॉमिक मास या मास नंबर। ठीक है, एक सेकंड मेरे सो 2 मिनट बोला बेटा, केबिन में उन्हें बिठा दे, वहां से लेफ्ट से सेकंड लाइट जो सेकंड बटन जो है ना, लेफ्ट लेफ्ट अच्छा लेफ्ट से, वो नहीं बेटा, उसके बाजू वाली। ठीक है ना? हाँ गाइस सुनिए, मास नंबर, बेटा मास नंबर या एटॉमिक नंबर सेम होता है। तुम्हारे एटम को मास कौन देता था? प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन से देते। इलेक्ट्रॉन की तो कोई इज्जत नहीं थी उसके अंदर, तो इलेक्ट्रॉन से इग्नोर किया। एक प्रोटॉन का मास कितना था? अप्रोक्सीमेटली 1 यूनिट। एक न्यूट्रॉन का मास कितना था? अप्रोक्सीमेटली 1 यूनिट। इलेक्ट्रॉन का 1/2000 था, वो तो अपन गिनने ही नहीं वाले। तो अगर मान लो एक एटम के अंदर 4 प्रोटॉन है और 5 न्यूट्रॉन है, तो टोटल मिला के कितने हो जाएंगे? 9 न्यूट्रॉन, 9 हो जाएगा, 9 यूनिट मास। तो वही होता है मेरा मास नंबर क्या हो जाता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जो भी आ रहा है उसके आगे यू लगा दो। ठीक है यहाँ तक है? तो अगर मैंने बोल दिया कि मेरे पास में कोई एक एलिमेंट है जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 प्रोटॉन है अपने आप, ऑब्वियसली न्यूट्रॉन बिल्कुल जरूरी है 10 ही हो, 8 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, तो हमारे को उससे कोई टेंशन नहीं है लाइफ में। ठीक है ना? दे दिया उसने कुछ 11 है, मैं इसका एटॉमिक नंबर पूछ रहा हूँ, क्या हो जाएगा? तो प्रोटॉन से बता दूंगा। मैं इसका मास नंबर पूछ रहा हूँ, बेटा इसको नहीं देखेंगे, इन दोनों को देखेंगे। कितने और उससे? 21 यू हो जाएगा उससे, कोई इशू है इसके अंदर? न्यूट्रॉन है बच्चे मेरा N। ठीक है बेटा, अब मास नंबर या एटॉमिक मास को हम लोग A फॉर एप्पल से डिनोट करते हैं। तो कभी अगर मैंने बोल दिया मेरे Cl नहीं, Cl छोड़ो, Na का Z कितना होता है? बताओ फट से। Na का Z, Na का Z 11 होता है।
और एन ए का ए कितना होता है 23U, ठीक है ना। यहाँ तक कोई इश्यूज है। अब देखो इसको भी डिनोट कैसे किया जाता है ना, जब दोनों को साथ में करना है। तो ये एन ए है या कोई भी एलिमेंट होगा एक्स, तो नीचे पहले मैं लिखता हूँ एटॉमिक नंबर, ऊपर लिखता हूँ मैं मास नंबर। यहाँ तक है, ठीक है। तो देखो अभी एन ए में यहाँ पे लिखूंगा 11, यहाँ पे लिखूंगा मैं 23। अब देखो कभी कुछ मैंने रैंडम दे दिया आप लोगों को, कुछ एक्स है मेरा, सर ये 8 और 17 है फॉर एग्जाम्पल। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ मुझे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सब चीज़ें बताओ। तो सबसे पहले ये तुम्हारा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होने वाला है, तो वो 8 हो गया है। क्योंकि इसमें कोई चार्ज नहीं है इसलिए इलेक्ट्रॉन्स भी उतने ही रहने वाले थे। अब न्यूट्रॉन्स अगर निकालना है तो ये माइनस ये कर देना, तो वो कितना हो जाएगा बच्चा लोग मेरा 9। सबको ढूंढ पाए तुम लोग। यही अगर मान लो मैंने कुछ x2+ बोल दिया, रैंडम कुछ ले रहा हूं मैं, ठीक है ना, 12 25 कुछ रैंडम, मेरे को कोई आइडिया नहीं ऐसा कोई एलिमेंट एग्जिस्ट भी करता है क्या, ठीक है। मेरे पहले प्रोटॉन्स बता दो, इलेक्ट्रॉन्स होने कितने चाहिए थे 12, पर हमें 2+ लिखा है। तो अब सुनो अब सुनो अब सुनो 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 2+ का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए ऐसा नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉन्स चले गए हैं, इसलिए पॉजिटिव चार्ज आया है। तो अब 2 इलेक्ट्रॉन्स चले गए तो कितने बचे बच्चा लोग 10। और न्यूट्रॉन तो इजी था, ये माइनस ये वाला कितना हो जाएगा चलो वो 13। अब ऐसे ही इसमें एक कुछ ये x3- समझ लो, ठीक है ना। मान लो कुछ है ये 21 और ये है, मैं रैंडम डेटा ले रहा हूँ प्लीज़, क्या वो ऐसा एग्जिस्ट नहीं करना है, क्लियरली तुम बता रहा हूँ। और ये 40 कुछ। प्रोटॉन्स पहले बता दो, न्यूट्रॉन्स बता दो। अब एक काम करो, ये माइनस ये हो जाएगा 19। इलेक्ट्रॉन्स कितने होने चाहिए थे 21, बट 3 इलेक्ट्रॉन माइनस नहीं हुए, एक्स्ट्रा के आ गए तो 24 हो गए हैं। ये समझा आप लोगों को क्या चल रहा है। इसका एटॉमिक नंबर कितना है 21। सर एटॉमिक नंबर 21 है, मास नंबर कितना है, वही तो लिखा हुआ है, यही पे तो लिखा हुआ है। ये चार्जेस से ना एटॉमिक नंबर पे ना मास नंबर पे या एटॉमिक मास पे डिफरेंस पड़ता है, सिर्फ किस चीज़ पे नंबर, किस चीज़ पर डिफरेंस पड़ता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिफरेंस पड़ता है, ठीक है। मैं तुम लोगों को कुछ लिख के दे रहा हूँ, तुमको प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन सब कुछ निकालना है उसका, ठीक है ना। हाँ बेटा तेरे को लिखना है सब कुछ, सब कुछ सबको सबको है ना। मैं कुछ रैंडम चीजें लिख रहा हूँ बेटा, ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं करता, पक्का करो भगवान की कसम खा के तुमको, ठीक है ना। ये एक बार करो, मैं 1 मिनट मारो बेटा, ठीक है। चलिए अब इसका आंसर क्या आ रहा है, एक आंसर, ठीक है। एक ऋत्विक इलेक्ट्रॉन बोल बेटा पहले, ऐसे प्रो एक क्या एक हो जाता, उसको बोलने दे बेटा। हाँ ऋत्विक बोल 15 करेक्ट, गुड 15 12 हाँ 8, मेरे को 18 से था। किसी का कोई डिफरेंट है वंशदीप, सेम, अच्छा ये समझा है। ये बेटा 1 से 2 मार्क का आ जाता है फुद्दू सा क्वेश्चन, इस बार 1 मार्क का ज्यादा चांसेस है एमसीक्यू के हिसाब से। वो यहां तक लाइव सेट है अपनी। अब देखो, अब एक आइसोटोप कंसेप्ट था जो हम पहले देख चुके हैं। आइसोटोप क्या बोलता है, वो एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो बट एटॉमिक मासेस डिफरेंट हो, वो क्या बन जाएगा मेरे आइसोटोप। आइसोटोप के एग्जांपल, कार्बन तो हम देख ही चुके हैं, कार्बन 12 वन कार्बन 42 का भाई, अच्छा कार्बन 12 वन कार्बन 14, और क्लोरीन का होता है 35 वन 37, हाइड्रोजन का होता है 1 2 3, आयोडीन का होता है SS में, यूरेनियम का होता है, ऐसे कई सारे इसके होते हैं। अपने को सबके याद नहीं करना है, कुछ चुटकन फुटकन याद करना है। तो एक है हाइड्रोजन। पहले देखो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है ये चीज का, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, ठीक है ना। ये सॉरी इसका सिंबल तो H ही रहता है, ड्यूटेरियम का D होता है और ट्रिटियम का T होता है। ये मैं इसलिए स्ट्रेस दे रहा हूँ,
आई थिंक सेंटर पॉइंट ने लास्ट टाइम ना इसके ऊपर कुछ तो अभी एक वर्कशीट के समय पे ऐसा क्वेश्चन बना के दिया हुआ था कि उन लोगों ने डी लिखा हुआ था, डी का ए और जेड बता दो। हाँ वो तो तेरे को अभी पता है, डी यानी ड्यूटेरियम है। मैं बता रहा हूँ मेरी कहानी, मैंने उठा के बोला क्वेश्चन गलत है, डी कहाँ से आ गया, डी तो होता ही नहीं। फिर क्लिक हुआ मुझे थोड़ी देर बाद में, अरे यार वो ड्यूटेरियम की बात कर रहा है। प्रॉब्लम क्या है ना, तुम्हारे पीरियोडिक टेबल जो आगे तुम लोग नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे उसके अंदर वो ड्यूटेरियम ट्रिटियम की बात ही नहीं होती है। क्यों नहीं होती वो भी तुम आगे पढ़ोगे, बट वो है भाई अलग अलग एलिमेंट्स, उसका सिंबल दिया हुआ है तो आपको यूज़ करना पड़ेगा। सॉरी नहीं कुछ होते नहीं है, नहीं वो सच्चाई है भाई, एक लाइफ की जो सच्चाई है वो है पीरियोडिक टेबल, ठीक है ना, वो केमिस्ट्री में झूठ नहीं बोलना है, ठीक है। तब ये देखो हाइड्रोजन H, ठीक है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है देखो, ऐसे इसका प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन, या प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, इसका भी कर लेते हैं अपना फटाफट, ठीक है ना। हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, ठीक है ना। चलो बोलो इसमें पहले वाले में कितने प्रोटॉन्स है, दूसरे वाले में 1, इसमें भी 1। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें न्यूट्रॉन्स कितने हैं, इसमें आई थिंक ऐसा क्वेश्चन भी कुछ तो भी था उनके वर्कशीट में, कौन सा एलिमेंट है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है, ड्यूटेरियम। तुम लोगों को अभी ये सब आसान लग रहा है, ठीक है ना, बट अगर ये सब कुछ नहीं दिया हुआ रहेगा और तुमको यार हाइड्रोजन में तो एक और एक ही थे और सर ने बताया था प्रोटॉन ऐसे न्यूट्रॉन उसमें होता ही नहीं है, तो वो क्लिक की जो होता है उसका आइसोटोप की बात हो रही है, ठीक है ना। देखो इसका मास ये प्लस ये 1 आ रहा है, इसका मास ये प्लस ये 2 आ रहा है, ये प्लस ये 3 आ रहा है, बट सबके एटॉमिक नंबर सेम है, तो ये क्या बन गया मेरा आइसोटोप, ठीक है ना। देखो अभी हाइड्रोजन के आइसोटोप के बारे में पढ़ लिया अपन लोगों ने, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्बन का C12 और C14 वाला होता है, इसके बाद में क्लोरीन का 35, 37 वाला हो जाता है, याद है, ठीक है। ये क्या हो गया मेरे आइसोटोप। नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड आइसोबार्स। वैसे सॉरी आइसोटोप के बारे में एक और चीज, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, क्यों, क्योंकि उनकी वैलेंसी सेम है, बट फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, देखो दिख ही रहा है मासेस डिफरेंट है। नेक्स्ट ये अपन लोग क्या पढ़ रहे हैं बच्चा लोग, आइसोबार, ठीक है ना। आइसोबार में क्या होता है, उनके मासेस सेम होते हैं बट एटॉमिक नंबर्स डिफरेंट होते हैं। एक सबसे सिंपल एग्जांपल कौन सा है सर, आर्गन और कैल्शियम का। आर्गन का भी मास 40, कैल्शियम का भी मास 40, बट आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 और कैल्शियम का 20। ये आर्गन लिख रहा हूं मैं, ये कैल्शियम, ठीक है ना। चलो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन कितने हैं इसमें, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, न्यूट्रॉन्स कितने हैं 22। इसके प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, तुम देखो मैचिंग तो कुछ भी नहीं है, बस मैच क्या हो रहा है, ये प्लस ये ना, मास नंबर 40-40 हो रहा है। देखो मास नंबर्स तुम्हारे सेम हो गए थे, बट देखो एटॉमिक नंबर्स डिफरेंट आ गए थे। ऐसे इनको क्या बोलते हैं, आइसोबार। इनकी जीरो इज्जत होती है मार्केट में, ठीक है ना, कोई इज्जत नहीं इनकी, फाइन, बस है तो है। आइसोटोप की बहुत इज्जत होती है। आइसोटोप की क्यों इज्जत है, तो वो देखते हैं अभी के लिए। आइसोटोप के अपन एप्लीकेशंस देख रहे हैं, ये अब ये तुमको याद होना चाहिए। यूरेनियम का आइसोटोप फ्यूल एंड न्यूक्लियर रिएक्टर जैसा यूज होता है। कोबाल्ट का आइसोटोप कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होता है, और आयोडीन का आइसोटोप गॉइटर के ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है, ये ठीक है गाइस। यू हैव ऑन क्लॉक 1 मिनट, 43 होगा, ठीक है ना। मैं तीनों की तीनों यूजेस आप लोगों को लिखवाऊंगा, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। हाँ यस प्लीज चलो मन में पढ़ो।
रुक जाओ एक बार कर लो, अच्छे रट लो। चलो स्टार्ट। हो गए? कहाँ है फॉस्फोरस की? 285 है तो 3 बचेगी। 5 ही है ना? 8 मैक्सिमम रह सकते हैं। लास्ट शेल में 8 ही रह सकते हैं मैक्सिमम। हाँ, क्या नाम है? महाजन बोलो बेटा। परफेक्ट, ये ठीक है अभी आप लोगों का। अब देखो, अब अगर मैं देखूं तो मेरे आइसोटोप्स जो होते हैं उनके अंदर ये वाला सेम रहता है, अरे ये वाला सेम रहता है, ये वाला डिफरेंट रहता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 15, 17, 15, 18, ठीक है। और आइसोबार्स जो रहते हैं उसमें ये सेम रहता है और ये डिफरेंट रहता है। जैसे कि क्या 40, 18, 40, 20, ठीक है। तब देखो तुम लोगों को मैं कुछ एलिमेंट्स लिख रहा हूँ, तुमको बताना है कौन से आइसोटोप्स है कौन से आइसोबार्स है इसमें, ठीक है ना। बताओ इसमें आइसोटोप्स, आइसोटोप्स, आइसोटोप्स BNC हो रहे हैं, ठीक है ना। उनका एटॉमिक नंबर सेम है। आइसोबार्स ये हो रहा है। थोड़ा सोच समझ कर करना एग्जाम में। अगेन ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड पैटर्न ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो गाइस, अब एक लास्ट चीज हम लोगों का न्यूमेरिकल। तुम लोगों ने क्लोरीन का मास देखा था क्या? 35.5। देखो बेसिकली तुम लोगों का मास नंबर क्या होता था? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो 35.5 का मतलब क्या है? कुछ तो भी आधा है। तो मैं तुमको बता रहा था आधा अधूरा नहीं रह सकता है। एक पूरा प्रोटॉन रहेगा, एक पूरा न्यूट्रॉन रहेगा, कभी आधा अधूरा नहीं आएगा। सर वो क्यों आया? तो वो बेटा आइसोटोप के कारण आया। वो किस कारण से आया बेटा? आइसोटोप। अब क्या होता है ना, जब मैं क्लोरीन की बात करता हूँ, मैं क्लोरीन लेके आता हूँ, तो ऐसा हो सकता है कि 35 और 37 दोनों का मिक्सचर आता हो हमेशा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि नागपुर में 35 मिल रहा है और जबलपुर में 37 मिल रहा है, ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है ना। आप लोग मिक्सचर जैसा मिलता है वो, तो आप उसका एवरेज आउट करते हो। पर सर 35 और 37 का तो एवरेज कितना होता है? 36 होता है, तो उसमें 36 होना चाहिए, 35.5 वहाँ से आ गया। तो फॉर एग्जाम्पल मान लो वंशदीप के मार्क्स मैथ्स में 100, साइंस में 100, सोशल में 100, इंग्लिश में 100, अरे हजार में से तुम टेंशन मत लो, हाँ ठीक है। संस्कृत में 0, तो उसका एवरेज मैं ऐसे निकालूंगा क्या कि सर 100 था और 0 था, तो 100 + 0/2 50, नहीं। तब मुझे क्या करना पड़ेगा? जो जितनी बार है उतनी बार उनको ऐड करना पड़ेगा और फिर उससे डिवाइड करना पड़ेगा। ऐसे एवरेज को वेटेड एवरेज बोला जाता है। तुम लोग क्या करोगे? 100 4 बार है
0 एक बार है, तो 100 को 4 बार इज्जत देनी पड़ेगी, 0 को एक ही बार इज्जत देनी पड़ेगी। तो वैसे क्लोरीन का आप लोगों को 2 मिलते हैं भाई लोग, क्लोरीन के 2 है मार्केट में अवेलेबल, 35 वाला यानी एक 35 वाला क्लोरीन है हमारे पास में और एक 37 वाला अवेलेबल है। बट ये ना 3:1 रेशियो में अवेलेबल है, तो इसको ज़्यादा इज्जत देनी पड़ेगी, इसको कंपेरेटिवली कम इज्जत देनी पड़ेगी। समझे जी क्या हो रहा है? तो अब देखो, अब हम लोग कैसे निकालेंगे, तो हम लोगों को पहले परसेंटेज निकालना पड़ता है, कौन कितना परसेंटेज में है। तो देखो टोटल 4 हो गए भाग, 4 अगर मैं क्लोरीन के आइटम लेके आया तो 3 35 के रहेगा, 1 37 का रहेगा, इसलिए 3:1 रेशियो है, ठीक है। तो ये 3 आउट ऑफ एवरी 4 वाला है, इंटू 100 करूंगा तो परसेंटेज मिल जाएगा मुझे, तो वो हो गया 75%। वैसे ये 1 आउट ऑफ एवरी 4 वाला है, इंटू 100 करूंगा 25% हो गया। परसेंटेज निकालना समझा आप लोगों को? वही अगर मान लो, वैसे है नहीं बट अगर मान लो गलती से रेशियो मेरा 2:3 होता, तो टोटल भाग कितने हैं? 5, तो ये 2/5 इंटू 100 मतलब 40% होता था, और ये 3/5 इंटू 100 मतलब 60% होता था। समझ में आ रही चीज़ आप लोगों को? रेशियो दिया हुआ रहेगा आप लोगों को या परसेंटेज दिया हुआ रहेगा? आएगा बताता हूँ। तो अब देखो अब तुमको क्वेश्चन कैसा आता है वो बताता हूँ मैं। तुम लोगों को बोल देगा कि क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स अवेलेबल है 35 एंड 37 एंड दे आर प्रेजेंट इन द रेशियो 3:1, तो इसका एवरेज एटॉमिक मास बताइए। क्या निकालना है आप लोगों को? एवरेज एटॉमिक मास। तो वो कैसे निकालोगे? तो पहले आप लोग निकालोगे परसेंटेज। परसेंटेज क्यों निकालोगे? आपको फॉर्मूला के कारण समझ में आ जाएगा। तो ये 75% रहेगा, ये 25% रहेगा। फिर आप लोग क्या करोगे? खुद का मास इंटू खुद का परसेंटेज, खुद का मास इंटू खुद का परसेंटेज प्लस खुद का मास इंटू खुद का परसेंटेज। और कोई एक ऐसा वाला नहीं, 2 ही है, अपॉन 100। समझे जी क्या बोल रहा हूं मैं? सही एनफ है। अब देखो सॉरी, अपना अपने जरूरत ही नहीं, तुम ऊपर एलसीएम एलसीएम में जरूरत ही नहीं पड़ रही। 35 इंटू 75 किया अपन लोगों ने, 15 17 क्या हो जाएगा? 35 प्लस 3 21 24 2625 2625 प्लस 37 इंटू 25 35 प्लस 2 15 17 14 प्लस 1 6 7। मैंने क्या लिखा है गंदी सी हैंडराइटिंग में यार, पक्का पता नहीं। तो ये 3550 अपॉन 100 हो रहा है, जिसकी वैल्यू 35.5 आती है। तो जो आप लोग देख रहे थे वो इस कारण से हुआ है, ठीक है। ये समझ में आया आप लोगों को? मैं आप लोगों को एक रैंडम डेटा वाला दे रहा हूँ, ठीक है, आप लोग खुद से ट्राई करना। मेरे पास में एक सॉरी क्या, 2 एलिमेंट से, एक का 40 था एक का 50 था, दे आर प्रेजेंट इन द रेशियो 2:3, ठीक है। तो मुझे इसका एवरेज एटॉमिक मास चाहिए है। हाँ बोल बेटा मानन। फॉर्मूला के मार्क्स के इसमें खुद रहेगा कि मास इंटू परसेंटेज प्लस मास इंटू परसेंटेज अपॉन 100 रखे। खुद का मास मत देना, मास इंटू परसेंटेज प्लस मास इंटू परसेंटेज अपॉन 100। सोचो तुम, मेरे को नहीं पता कुछ भी, मेरे को कोई आइडिया नहीं, तुम खुद से सोचो। खुद का मास इंटू खुद का परसेंटेज प्लस खुद का मास इंटू खुद का परसेंटेज प्लस खुद का मास इंटू खुद का परसेंटेज जितना रहता है दैट अपॉन 100। आई होप जो लोग ऑनलाइन है वो लोग ध्यान दे रहे हैं बच्चा लोग। पॉसिबल, आई हैव नो आइडिया बच्चा। साउंड्स रॉन्ग, पक्का रॉन्ग। 40 और 50 के बीच में 44 होना चाहिए मुझे ऐसा लग रहा है। 40 हाँ 46 सही है, सॉरी 46 सही है, सो सॉरी, वो 40 एंड 50 है।
सॉरी 46 करेक्ट है, सॉरी 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 सॉरी। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई वैसा के ऐड, तू एक बार कर, अपन सॉल्व करेगा तो देखते हैं। 46 करेक्ट। मेरा बैग है ना बच्चा, मुझे बैग देगी। और तू क्या ड्राइंग पेंटिंग कर रही है? गाइस हो गया है। बस 46 यू। अब देखो पहले परसेंटेज निकालना सीख लो, इनको परसेंटेज नहीं आता। तूने क्या किया था मुझे बताना बहुत। क्या क्या क्या? हाँ गाना का याद, अभी हम लोग आज ही 9th वालों को 8th वालों को पढ़ा रहे थे। देखो 2:3 अगर रेशो है तो ये 2/5 इंटू 100 मतलब 40% हो रहा है। वो 40 है इसलिए 40% हो गया, ऐसा नहीं है। तो अपने आप ये तो 60% ही होने वाला है, तुमको निकालना निकाल लो। अब देखो पहले क्या होगा, खुद का मास इंटू खुद का परसेंटेज प्लस खुद का मास इंटू खुद का परसेंटेज अपॉन 100, ठीक है ना। तो सुन भाई, ये ज़ीरो इस ज़ीरो, ये ज़ीरो ये ज़ीरो से नहीं कटता है, फैक्टर से कटता है, ठीक है ना। तो ऊपर का क्या हो रहा है बच्चा लोगों, 1600 प्लस 3000 अपॉन 100, 4600 अपॉन 100, ये हो गया 46 यू। समझा जी से हो रहा है। चलो एक और दे रहा हूँ मैं, वो करेंगे, वो करेंगे वाला भी करेंगे, वो नहीं, वो कैलकुलेशन टेस्ट है, वो वाला नहीं। रुक जाओ अभी के लिए। हाँ डेसिमल में आ सकता है आंसर, ठीक है ना। 1:3 में प्रेजेंट बताओ। 15 एंड 23 है। कुंगर तेरा 8th का मार्क्स वीक है क्या? 8th का मार्क्स वीक है तेरा? मेरा प्लस का साइन दिखा ही नहीं था। ओ अच्छा, तो आता है ना पढ़ो। हाँ। 20.8 मेरा 21 इज द करेक्ट आंसर गोइंग टू बी। कल तो आप सब केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों। फिफ्टीन इंटू 25 कितना हो रहा है? और ये बेटा तो गलती से क्यूट क्यूट आंसर आ रहे हैं, बिल्कुल जरूरी नहीं हमेशा चाहिए। हाँ बोलो कैसे निकालते हैं? हाँ भाई 1:3 अगर है तो टोटल मिला के 4 हो गए ना। तो मतलब अपन ने रेशियो 1:3 है, ये पास 1 है मेरे पास 3 है, आउट ऑफ 4 की बात हो रही है। तो तेरा 1 आउट ऑफ 4 इंटू 100, ठीक है।
अब देखो मैं हमेशा क्या करता, ये निकाल रहा था अपने आप, मुझे ये पता चल जा रहा था। अगर मैं बोल दूँ ये 30% है तो ये कितना हो जाएगा 70। मैं बोल दूँ अगर ये 50% है तो वो, तुमको समझ में आ रहा है 100 माइनस वो करके कर रहे हैं, तो ये चीज़ ध्यान में रखो, मिड पॉइंट रहेगा। हाँ अब देखो एक जो तुम्हारे बुक का ही बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है वो ये है, एवरेज एटॉमिक मास तुम लोगों को 16.2 दिया गया है और बोला गया है कि ये दो आइसोटोप से बताओ कौन सा कितना परसेंटेज में प्रेजेंट है। देखो तुम आई थिंक 16 और 18 वाले दो आइसोटोप्स है, इनका एवरेज एटॉमिक मास जो अपन निकाल रहे थे वो है 16.2। तुमको पता करना है कि ये कितना परसेंटेज अवेलेबल है, ये कितना परसेंटेज अवेलेबल है। तुमको जैसे मैं एक हिंट दे रहा हूँ, ये अगर A% है तो ये कितना हो जाएगा 100। खत्म। जिसको ये समझ में आ गया है, आगे फॉर्मूला खुद का मास इंटू खुद का परसेंटेज प्लस खुद का मास इंटू खुद का परसेंटेज अपॉन 100 इज इक्वल्स टू एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है ना, तो एक बार ये पहले खुद से तुम लोग ट्राई करो, ठीक है ना। क्या हो गया बेटा, मैं बताऊंगा एक बार अटेम्प्ट हो जाना सबका। हाँ इक्वल टू 0 थोड़ी देगा, इक्वल टू एवरेज एटॉमिक मास है 16.2। ये भी 9, ये 7, ये इसके साथ क्या मांगने के लिए नहीं मिला, इसके साथ क्या मांगने के लिए नहीं मिला, इसके साथ मांगने के, हाँ तो ये 7 बना, ये 10 बना, उससे एक इसको देना पड़ गया। मुझे ना सिर्फ डैड आए थे घूम करके, मुझे पूछ रहे थे कि हीर के मार्क्स एकदम से कैसे बढ़ गए। मतलब मेरे को पता नहीं, वो फोर्थ का तो आता नहीं उसको मार्क्स, मैंने बताया उनको ऐसी क्या, कोई बात नहीं। फोर्थ का मतलब इसका आता नहीं है, पक्की बात है। आपको पता है वो जो जब ऑनलाइन करती है ना क्लास, पूरी नीट रिकॉर्ड करती है और फिर आप जो मेरे बारे में बोलते हो ना हीर कितनी पगली है, उसको क्रॉप करके मेरे को भेज दीजिए। चोपड़ी, हाँ। अब देखिए गाइस, तुम लोगों को पहले ये तो समझा गया, अपन ने A परसेंटेज लिया, वो बचा कुचा खुद का मास, खुद का परसेंटेज, खुद का मास, खुद का परसेंटेज अपॉन एवरेज एटॉमिक मास।
वो 100 वहाँ पे गया, 1620 हो गया, -2a इज इक्वल टू -180, कटा कटा a की वैल्यू 90, तो a 90% हो गया है, ये हो गया मेरा 90%, ये हो गया बचा कुछ मेरा 10%। हाँ अब और बना नहीं पाऊंगा अच्छा मसाला। हाँ बेटा बहुत गंदा की एक बार ये देखो हल्दी पे पापा ने क्या बोला मैंने उसको 16.10 बेटा वो ठीक है, ये अपॉन 100 तो लिखी नहीं थी, वो उसका आंसर गलती हुई थी, ये अपॉन 100 रहता है ना। अच्छा मैंने और फिर ये इतना सही है। नहीं ये पूरा गलत हो जाएगा, अपॉन 100 नहीं था तो वो 100 वहाँ जाके काटेगा। गाइस हो गया ये बेटा। अब यहाँ पे अपना ये वाला चैप्टर भी होता है खत्म, ठीक है। अब अपन लोग आ रहे हैं मैटर इन आर सराउंडिंग पे। देखो वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे को जमाने हो गए चैप्टर पढ़े हुए, ठीक है ना, तो आई विल वो उसको जमाने ही बोलते हैं, डिवाइड बाय 100 तो वहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई हो गया था। अब सुनो, ओए 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 ओए, मैं पूरी कोशिश करूंगा जस्टिस करने की इसके हाथ में, ठीक है। कुछ चीज़ अगर मुझे एकदम क्लिक नहीं हो रही तो मुझे थोड़ा सा सांस लेने का समय देना। नहीं नहीं बेटा इसमें बिल्कुल भी कोई कैलकुलेशन नहीं है, न्यूमेरिकल तेरे पूरे खत्म हो गए जो आ सकते थे अब तेरे को, ठीक है ना। हाँ सॉरी सॉरी नहीं हुए, झूठ बोला, झूठ बोला, नहीं 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 हुए, इसमें नहीं है, नेक्स्ट वाला चैप्टर है, ठीक है। हाँ अब सुनो गाइस, सबसे पहला मैटर होता क्या है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास। वो स्पेस अगर ऑक्यूपाई करे तो वॉल्यूम होगा ही उसका, ठीक है। अब अपन लोगों को पहले बचपने में ये बोला था कि पंचतत्व के अकॉर्डिंगली सब कुछ 5 चीज़ों का मेल है। क्या क्या है? एयर, अर्थ, फायर, स्काई, वाटर। फालतू की बात है, कुछ भी सच नहीं था इसमें, ठीक है ना। अब एक्चुअल में ये 5 इनसे नहीं, अपन लोगों का मैटर के थ्रू अचीव बनती है। जिसका सबसे छोटा इंडिविजुअल पार्टिकल क्या था हमारा? एटम, जो अपनी केमिकल आइडेंटिटी रिटेन कर सकता था। अब हम लोग मैटर को 2 अलग अलग चीज़ों के अकॉर्डिंगली डिवाइड कर रहे हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। तो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है सॉलिड, लिक्विड, गैस वाली, वो ये चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। और जो एलिमेंट कंपाउंड मिक्सचर चीज़ है वो नेक्स्ट 3 चैप्टर्स में करने वाले थे। तो आप लोगों को वो चीज़ों की और मेच्योरिटी सेकंड चैप्टर में आ चुकी रहेगी। वैसे जितना मैं चाहता हूँ आपको आए, वो आपको आ चुकी है। आपको पता है व्हाट डज इट मीन बाय एलिमेंट एंड व्हाट डज इट मीन बाय कंपाउंड। मिक्सचर की मेच्योरिटी आप लोगों को नेक्स्ट चैप्टर जो अपन करने वाले हैं आज ही, उसमें आ जाएगी। तो देखो पहले प्लीज़ यहाँ पे कई सारे गिव रीजंस वाले क्वेश्चन बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो पहले तो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, इसकी प्रॉपर्टी सुन लो। एंड द पार्टिकल्स आर वेरी 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 स्मॉल इन नेचर, ठीक है ना। तो पहले अपन लोग ये प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स वाला, ठीक है। तो अब ये देखो, सबसे पहला एक्सपेरिमेंट अपन लोगों ने क्या किया, अपन लोगों ने एक ग्लास लिया, उसका हाइट देख लिया पानी जितना भरा हुआ था, ठीक है। मान लो 300 ml का ग्लास है, 200 ml तक मैंने पानी भरा, उसमें 1 चम्मच शक्कर डाला, ठीक है। अब जब शक्कर थी दिख, मान लो शक्कर भी ना वो नहीं डाला है, वो जो मिलती है ना फैंसी रेस्टोरेंट्स में, पीसी भी नहीं, वो तो गरीबी है अपनी घर की, वो क्या बोलते उसको, क्रिस्टलाइज वगैरह नहीं, मेरे वहाँ वो क्यूब वाले रहते हैं शक्कर, हाँ ये क्यूब वाले जो अमीरों के चोचले रहते हैं आजकल, हाँ शुगर क्यूब, हाँ ठीक है ना। तो वो देखो, हाँ हाँ नहीं ये दादाजी वगैरह के जमाने के, ठीक है ना। ये जो रहते क्यूब, वो अच्छी खासी जगह ले रहे हो, वो 2 क्यूब डाल दिए मैंने। जैसे ही 2 क्यूब डाले, पहले तो पानी का लेवल बढ़ा थोड़ा सा, फिर मैंने घोलना शुरू किया, किया। थोड़ी देर बाद क्या हुआ होगा, वापस से 200 ml पे आ गया। वो क्यों हुआ तुम जानते हो? शक्कर जो पार्टिकल से बना हुआ था वो टूटना शुरू हुआ, और फिर जो पानी के बीच में जो पार्टिकल्स के बीच में, पानी के पार्टिकल में जगह जो थी, जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस, वहां पे जाना शुरू हो गया, वहां बसना शुरू हो गया। अगर मान लो वो पूरी स्पेसेस कंप्लीट हो जाती थी तो ऐसे सोल्यूशन को क्या बोलते थे? सैचुरेटेड सोल्यूशन। बट जगह अगर खत्म नहीं हुआ तो इसको क्या बोलते हैं? अगर सोल्यूशन सैचुरेटेड है तो उसको अनसैचुरेटेड बनाने के 2 तरीके बताए थे मैंने, एक टेम्परेचर बढ़ा दो और दूसरा और पानी ऐड कर दो। तो मैं बताता हूँ तुमको, जो दूसरा पार्ट और पानी ऐड कर दो, उससे चीज़ अनसैचुरेटेड क्यों बनती है?
क्या होता है, और पानी आया और पार्टिकल्स है उनके बीच के और नए 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 पार्टिकल्स की जगह आ गई, तो और शक्कर घोल सकता था मैं। टेम्परेचर वाला आगे अपन देखेंगे, कुछ स्ट्रेस समझा। यहाँ तक पहले एक बार समझा आप लोगों को क्या किया मैंने, हमारे मैटर जो पार्टिकल से बना है वो कैसे बताया मैंने, पक्की बात है। अब नेक्स्ट क्या है, पार्टिकल्स का साइज बहुत छोटा है। ये समझाने के लिए मैंने क्या किया है, पहले मान लो एक कंटेनर लिया है 100 ml का, उसके अंदर पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, पोटेशियम का सिंबल क्या है के, एटॉमिक नंबर क्या है, क्या पता नहीं, गिनो, 19। उसकी वैलेंसी क्या थी, अरे पापी, हेलिनाक 1 2 8 8 1 1 थी वैलेंसी, ठीक है। पर मैग्नेट आप लोग नेक्स्ट ईयर सीखोगे MnO4 होता है, तो KMnO4 है, बट छोड़ो उसको। जब मैंने पानी में घोला तो पर्पलिश कलर आ गया, आता है ना अपना होली का रंग जैसा मिलाते हैं, ठीक है। ये तो हाँ आ रही है बेटा होली, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है बेटा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, वहाँ पे रंग खेलना खून का, ठीक है ना, हाँ बहेगा अपना अपना। क्या है उसके बाद में पेपर कौन सा है, अरे उस दिन पेपर कौन सा है, गई भैंस पानी में, बहुत बहुत बढ़िया था। तो ध्यान दो, ओए 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 बच्चा लोग ध्यान दीजिए, एक सेकंड गाइस, एक सेकंड गाइस, शांत गाइस शांत। अब ये देखिए गाइस शांति, अब ये देखो, अब बेटा अब अपन ने क्या किया, वहां से एक चम्मच या मान लो 10 ml पानी निकाला, दूसरे 90 ml वाटर जो जिसमें कोई कलर था उसमें डाला, तो कलर अभी भी आया, कलर थोड़ा सा फेड हुआ। ये स्टेप को 4-5 बार रिपीट किया, कलर अभी भी आ रहा है, बस थोड़ा 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 फेड हुए जा रहा है। इसका मतलब क्या है बच्चा लोग, वो जो मेरा रंग जो थोड़ा सा मैंने डाला था, पोटेशियम परमैंगनेट थोड़ा सा डाला था, वो इतने सारे छोटे 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 पार्टिकल्स में टूट चुका था कि जब मैं उसे रिपीटेडली आगे डाले जा रहा हूँ तब भी वो छोटे छोटे पार्टिकल्स आखिरी तक के पहुँच पा रहे थे। इसका मतलब क्या हो गया, वो पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं। ये समझा आप लोगों को क्या हुआ यहाँ पे कहानी, हाँ प्लीज। तो देखो अभी अगर आपने वो पोटेशियम परमैंगनेट डालनी जाए, शक्कर डाली होती और करते थे, तो यस मिठास आती थी, बट वो इतनी नहीं आती थी कि आपको रिकॉग्नाइज हो जाए। उसके लिए अपन लोग कलर के थ्रू देख रहे हैं, ठीक है। अब देखो, अब अपन लोग कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर देख रहे हैं, प्लीज ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला ये है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर है स्पेस बिटवीन देम। तो अभी देख चुके पानी के अंदर वो शक्कर घोले थे, शक्कर छोटी छोटी वो पानी के स्पेसेस के बीच में घुस गई थी, जिसको अपने भाषा में क्या होता है, इंग्लिश भाषा में इंटरमोलिकुलर स्पेसेस थे। नेक्स्ट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। मतलब क्या होता है इसका, उसमें काइनेटिक एनर्जी वो ठीक है, ये कैसे हो जाता है आप खुद सोचो। आपने यहाँ पे अगर कुछ स्मेल परफ्यूम मारा, तो वो परफ्यूम की स्मेल वहीं पे रहती है, मुझे अब सूंघना है तो वहाँ पे जाके घुस के सूंघना पड़ेगा कि नहीं, मैं वो एंड में भी रहूँगा, भले तब की तब नहीं, मे बी आफ्टर अ कपल ऑफ सेकेंड मुझे स्मेल आना शुरू हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जो पार्टिकल्स जो थे ना इसके, ये मूव हो रहे थे। वैसे इनका मूवमेंट का स्पीड और कैसे बढ़ा सकता हूँ मैं, अगर मैं टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो होगा। तो अगर यही मैंने कोई ठंडा खाना खोला तो उसकी स्पीड जिससे स्मेल पहुँचे को शायद स्लोअर रहेगी, वही गरम गरम खाना खोला तो और जल्दी पहुँच जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर शो प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, एक दूसरे के अंदर मिक्स हो पाना, ठीक है। जैसे कि क्या, मैंने जैसे ही हनी डाला इसके अंदर, वो थोड़ा घुलना शुरू होता है, शक्कर का डाला, रंग वंग डाला पानी के अंदर, ये। या फिर मानो मैं 2 परफ्यूम के बॉटल से अलग अलग से स्प्रे किया, तो उससे एक नई कोई अजीब सी स्मेल आना शुरू होती है, कि वो एक दूसरे के अंदर मिक्स हो पाती है। वरना मैं 2 डिस्टिंक्ट स्मेल्स ले पाता, हाँ इसकी स्मेल ऐसी है, इसकी स्मेल ऐसी है करके। समझा जाता है क्या हो रहा है। वो यहाँ पे है नहीं बच्चा, वैसे वो बायोलॉजी का है, जो तो शायद से वो क्या था, ऑस्मोसिस और हाइपो क्या था, कुछ सुना हुआ था मैंने, हाइपोटोनिक वगैरह, अपने को आता कुछ नहीं हो, उसको जरूरत नहीं होती है। हाँ अब गाइस, ओए 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 ओए, ठीक है। डिफ्यूजन का रेट भी जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे बढ़ना शुरू हो जाता है,
ठीक है। नेक्स्ट चीज देखिए बेटा, पार्टिकल्स हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, इसको कोहेजन फोर्स बोलते हैं या इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन भी बोला जाता है, ठीक है। ये सबसे ज्यादा आप लोगों को सॉलिड्स में पाया जाएगा, उससे कम लिक्विड, उससे कम गैस में। मतलब अगर सॉलिड के दो पार्टिकल्स को एक दूसरे से अलग करना है मुझे, तो मुझे ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। लिक्विड में कंपेरेटिवली कम और गैस में चिल मारो, मस्त कर सकते बोलो। समझा यहाँ तक है। अब ये देखो, ये वही एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, गर्म खाने के स्मेल जल्दी जल्दी क्यों पहुँच जाता है? क्योंकि हमारे डिफ्यूजन का रेट और काइनेटिक एनर्जी जो रहती है वो बढ़ते जाती है। कैसे? जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो उस कारण से वो दूर जल्दी जल्दी पहुँच पाता है। अब स्टेट्स ऑफ मैटर तो हमें बचपन से पता है, सॉलिड लिक्विड गैसेस, ठीक है। अब देखो डिफरेंट उसकी प्रॉपर्टी, सॉलिड का शेप, लिक्विड का शेप, गैस का शेप, ये चीज़ आप लोगों को पता है, इसमें स्ट्रेस नहीं है। सॉरी, वॉल्यूम का पता है, डिफ्यूजन का पता है, कंप्रेसिबिलिटी का पता है, काइनेटिक एनर्जी का पता है, डेंसिटी वर्ड जो तुम लोगों को पहले नहीं पता था, आई होप अब पता है। डेंसिटी इज व्हाट? मास अपॉन वॉल्यूम, वो चीज़ें भी आपको पता है। गाइस, गिविंग यू 2 मिनट्स जस्ट टू रीड, आई एम नॉट आस्किंग यू टू मग इट अप एंड राइट इट, जस्ट रीड करने के 2 मिनट में लो। उसमें उन्होंने डिफ्यूजन से बताया था, तो अपन ऐसा लिख सकते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग सो दे डिफ्यूज इन एयर। दोनों दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स यूज होगी ना। चलो री, सर इन दोनों को खराब लग गई, मैंने बोलो क्या करूं? जो रहना। ये रोकड़े बहुत बोलता है सर। अबे मैं बोला ही नहीं और कुछ। चप्पल वैसे तो बोलता है ना। बढ़ाओ आगे। यस सर। एक मिनट। हाँ, अब मुझे न्यूसेंस हुआ, मैं रिबफ को क्लास से निकाल दूंगा, मैं क्लियर ही बोल रहा हूँ, मैं रिबफ को निकाल दूंगा। हो गया? जो लोग पढ़ रहे थे, कोई पढ़ रहा है अभी तो बोलो। आई क्या सिंबल? हाँ 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 हाँ, उसमें वो टी वाला जो भी था, ट्रिटियम उसकी वैलेंसी बैलेंस ही 1 ही रहेंगी, सबकी बैलेंस ही 1 ही रहने लिया। अब गाइस एक बार के लिए ये सबके सब आप लोग पढ़ो मन में ढंग से, फिर मैं आपको एक एक समझाऊंगा। वैसे आपको समझने की जरूरत पड़ेगी नहीं, आपने पहले किया हुआ है, वो बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वर्ड्स में लिखा हुआ है, पढ़ा पढ़ो उसको अच्छे से। Anyone still reading? Yes.
चलिए अब देखिए, नहीं नहीं ये इसमें, अब देखिए गाइस, रबर बैंड यस अपन उसे फोर्स लगाते अपना शेप चेंज कर लेता है, पर जब उसका फोर्स वापस से हटाते हो तो अपने वापस से ओरिजिनल शेप में आ जाता है। इलास्टिसिटी उसकी प्रॉपर्टी होती है, पर वो अपने आप से ओरिजिनल शेप पे आता है। बट आप उससे ज़्यादा जितनी उसकी इलास्टिसिटी थी उससे ज़्यादा का फोर्स लगाओगे तो टूट जाएगा। तो हर चीज़ का एक स्ट्रेंथ यानी वो बेरिंग कैपेसिटी था उससे ज़्यादा करोगे तो टूट जाएगा। तो यहाँ ब्रिक सॉलिड दिख रहा है, पर तुम उसे बहुत ज़्यादा प्रेशर से दोनों साइड से तुम कुछ मशीन लगा के दबाओगे तो भी चूर होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, शुगर एंड सॉल्ट का खुद का शेप ही नहीं होता इनका बोलना है कि जिस कंटेनर डालो उसका शेप ले लेता है। अभी वैसा नहीं है, तुम शुगर के इंडिविजुअल पार्टिकल देखोगे, तुम हाथ में रखो, चम्मच में रखो या बाल्टी में रखो, उसका शेप वो फिक्स ही रहने वाला है। स्पॉन्ज सॉलिड है बट स्टिल कंप्रेस कर सकते हैं, हाँ क्योंकि उसे बनाया ही वैसा गया है, उसे बीच में होल्स रखे जिसमें एयर ट्रैप हो जाए, तो जिससे हम जब उसे दबाते हैं तो एयर गश आउट हो जाती है, फिर हम छोड़ते हैं तो धीरे धीरे वापस एयर घुसती है तो वापस अपने ओरिजिनल शेप में वो आ जाता है। एक्वेटिक एनिमल्स को डिफ्यूजन कैसे हेल्प करते हैं? अगर डिफ्यूजन नहीं होता तो वो लोग मर गए होते, वो सर्वाइव ही नहीं कर पाते। क्यों? नहीं तो ऑक्सीजन वहाँ पे पहुँच ही नहीं पाता, तो इसलिए उसको डिफ्यूजन हेल्प करता है। क्या गैस कंटेनर, वाई डू गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर? क्योंकि गैस के पार्टिकल्स जो है उसमें काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा रहती है, वो रैंडमली मूव करते रहते हैं, तो जा जाके वो वॉल को टकराते हैं। समझा आता है क्या हुआ है बेटा? प्लीज़ ये 3 पॉइंट्स ही पढ़ लीजिए अब। आइस क्यूब, अच्छा ये है ना, एक बार पढ़ लो तुम लोग, मैं बताऊंगा सुनो। अब एक चीज़ सुनो, जैसे आज ना मेरा एक और स्टूडेंट जैसे पर्सनल सेशन चलते हैं, तो उसको एक क्वेरी थी कि ऑयल की डेंसिटी तो ज़्यादा होती है तब भी वो वाटर पे फ्लोट क्यों करता है? तो ऑयल की डेंसिटी कम होती है बच्चा लोग, वो कंफ्यूज नहीं होना। हनी की डेंसिटी ज़्यादा होती है, ठीक है, मर्क्यूरी की बहुत ज़्यादा होती है, ऑयल की वाटर से कम होती है। तो बेसिकली इसके थ्रू हमको ये चीज़ समझ में आ रही है कि अगर वाटर से ज़्यादा डेंसिटी वाला रहा तो वो सिंक हो जाएगा, कहाँ पड़े थे? बॉयंसी में, और उससे कम रहा तो वो फ्लोट करेगा। तो आइस जो वैसे तो सॉलिड है बट स्टिल वो फ्लोट क्यों कर रहा है उसी के लिक्विड फॉर्मेट में? तो बेटा आइस की डेंसिटी कंपेरेटिवली कम है वाटर से। सर ये तो फिर गलत बात हो गई, सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा होनी चाहिए लिक्विड से, अपने पढ़ा था। तो बेटा वैसे ज़्यादा होनी चाहिए, पर जब आइस बनता है ना तो वो अपने अंदर एयर को भी ट्रैप कर लेता है, तो जो एवरेज डेंसिटी ऑफ आइस हो जाती है वो 1000 kg पर मीटर क्यूब या 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से कम हो जाती है, थोड़ी सी कम रहती है बट हो जाती है। उस कारण से वो क्या करना शुरू करता है? फ्लोट। एग्जैक्टली सेम चीज़ के कारण ही तो जो हमारे शिप पे रहते हैं बनते वो आयरन एल्यूमिनियम वुड से, जिनकी डेंसिटी वैसे तो बहुत ज़्यादा है पानी से, बट क्योंकि उसमें एयर रहता है, खूब सारा एयर रहता है ना, तो उस कारण से वो क्या होना शुरू हो जाते हैं? एवरेज डेंसिटी उसकी वाटर से कम रहती है, इसलिए वो फ्लोट होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, डाइवर इज एबल टू कट थ्रू, स्विमिंग पूल तो बच्चा अच्छा जानता है, उनके बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेसेस होते हैं इसलिए भकाभक वो अलग करता है। टेक्निकली तो डिस्प्लेस कर देता है वाटर को उसके बाद। वो डिस्प्लेस इसलिए कर पाए, पूरा का वाटर एक चीज़ है, तो आइस में कूदेगा तो सर फूट जाएगा क्योंकि तो उसके इंटरमोलिकुलर स्पेस को अलग नहीं कर पा रहा था इसके लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट, वाई कैन अ बलून सेलर फिल अ लार्ज नंबर बलून फ्रॉम सिंगल गैस सिलेंडर? वो गैस सिलेंडर में खूब सारी एयर हाईली कंप्रेस करके रखी जाती है, ठीक है। यहाँ तक कोई इशूज़ है? अब इसका इंपॉर्टेंट पार्ट पर आ रहा है चेंज ऑफ स्टेट्स के ऊपर, ठीक है ना। तो देखो हम सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस जा सकते हैं, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड जा सकते हैं।
कोई भी स्टेट दो चीज़ों से डिफाइन होता है, एक तो इंटरमोलिकुलर, बेसिकली इंटरमोलिकुलर स्पेसेस से ही डिफाइन होता है, राधा मैंने बोलना चाहिए, ठीक है। अगर इंटरमोलिकुलर स्पेसेस बहुत ही कम है तो वो सॉलिड है, उससे थोड़े ज़्यादा हो रहे हैं तो लिक्विड, और सबसे ज़्यादा है तो वो गैस में। तो अगर मैं सॉलिड के इंटरमोलिकुलर स्पेसेस को बढ़ा दूंगा तो क्या हो जाएगा, लिक्विड, और बढ़ा दूंगा तो गैस। बट बढ़ा इसलिए नहीं पाता हूं क्योंकि उनके बीच में एक कोहेजन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, सॉलिड के बीच में बहुत ज़्यादा रहता है, तो उसको तोड़ पाना इज अ लिटिल डिफिकल्ट। लिक्विड में कंपेरेटिवली कम रहता है, पर उसको भी तोड़ पाए इतना फुद्दू काम नहीं है कि टूट जाए और दूर होना शुरू हो जाए, ठीक है। तो अब देखो, उसको तोड़ने के लिए मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी पार्टिकल्स को। तो क्यों? देखो पार्टिकल मेरे सॉलिड के भी जो है वाइब्रेट कर रहे हैं, बट इतना तेजी से वाइब्रेट नहीं कर रहे कि आजू बाजू वाले वाइब्रेशन जो हो रहे हैं वो दोनों दूर हो जाए। तो मुझे इतना वाइब्रेट कराना पड़ेगा कि दोनों दूर हो जाए। तो वाइब्रेट कराने के लिए उसको एनर्जी देनी पड़ेगी, तो काइनेटिक एनर्जी चाहिए, एनर्जी शुड बी कंजर्व्ड, तो मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी। तब ये एनर्जी मैं कैसे दूंगा? पोटेंशियल एनर्जी नहीं, उठा दिया हवे में तो आ गया, वैसा नहीं ना। काइनेटिक एनर्जी की उसको लेके मैं भाग रहा हूँ, उसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं, उसमें मुझे हीट एनर्जी देनी पड़ेगी। जब मैं उसमें कुछ XYZ अमाउंट जूल्स ऑफ हीट एनर्जी दूंगा तो वो हीट एनर्जी पार्टिकल्स के काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो उस कारण से वो क्या हो गया, और वाइब्रेट होना फास्ट शुरू हो जाएगा। फिर एक लेवल आएगा जहाँ पे वाइब्रेट होते 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 अपने बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ देंगे। समझे चीज़ क्या हो रहा है? पक्का? तो अब वो लिक्विड बन जाएगा, वो अब उस इससे वाइब्रेट कर रहे होगे, बट अब लिक्विड के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो एग्जिस्ट कर रहा होगा, भले सॉलिड से कंपेरेटिवली कम है, पर अब मुझे इसे गैसियस में कन्वर्ट करना है, तो मुझे और एनर्जी देनी पड़ेगी जिससे वो और तेजी से वाइब्रेट कर पाए। जब वो और तेजी से वाइब्रेट कर पाएंगे तो उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को फिर से ओवरकम करके और अपने बीच का स्पेस बढ़ा पाएंगे, तो लिक्विड से काय में कन्वर्ट हो जाएगा? वो गैस में। यहाँ तक समझ में आ रहा है क्या चल रहा है लाइफ में अपने? अब एक बेसिक सा एक्सपेरिमेंट बताता हूँ मैं आप लोगों को। एक कंटेनर है, उसके अंदर आइस रखा हुआ है, खूब ठंडा आइस था, मैं एंटार्क्टिका से लेकर आइस, ठीक है, -50 डिग्री सेल्सियस पे था, मान के चलते हैं। मैंने थर्मामीटर डाला, -50, मस्त -50 दिखा रहा हूँ, फाइन। अब मैंने इसको गर्म करना शुरू किया, तो -50 से टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा, -40, -30, -20, अभी भी आइस ही है, ठीक है ना, -5, -3, -2, -1, 0, अभी भी आइस था। अब वो धीरे 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 वाटर बनना शुरू हो रहा है। तो देखो, पहले जो मैं हीट दिए जा रहा था वो हीट से मेरा टेम्परेचर बढ़े जा रहा था, मैंने अपनी गैस बंद नहीं की है, मैं अभी भी हीट दे रहा हूँ, मस्त मक्खन समान आग लगी, खूब आ गया, ठीक है, खूब आ गया, बट टेम्परेचर बढ़ ही नहीं रहा, टेम्परेचर 0 का 0 है। क्यों? तो वो आइस पिघल रही है अभी। आइस जब तक ये पूरी की पूरी वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाएगी तब तक टेम्परेचर बढ़ेगा ही नहीं। सर ये ऐसा क्यों हो रहा है? तो आप समझो टेम्परेचर क्यों बढ़ता है। टेम्परेचर और एनर्जी देते हो तो उससे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण उसका टेम्परेचर बढ़ता है। जब मैं 0 पे आ गया, जितनी काइनेटिक एनर्जी तुमको चाहिए थी उतनी मिल चुकी है, अब मैं थोड़ी थोड़ी और जो एनर्जी दिए जा रहा हूँ वो किस चीज़ से काम में आ रही है? तो उनके बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के इसमें काम में आ रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने के काम में नहीं आ रही है, अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के काम में आ रही है, तो वो एनर्जी उसमें कंज्यूम हो जा रही है, टेम्परेचर बढ़ाने के कंज्यूम नहीं हो रही है, काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ रहा, टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, तो उस कारण से मेरा टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। जब तक ये पूरा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा वापस से मेरी काइनेटिक एनर्जी बढ़ना शुरू नहीं हो पाएगी, जिस कारण से फिर से टेम्परेचर बढ़ना शुरू नहीं हो पाएगा। तो जब तक कि मैं काइनेटिक एनर्जी बढ़ा पा रहा था तब तक टेम्परेचर बढ़ रहा था। जब मैं काइनेटिक एनर्जी बनाने में मेरी एनर्जी यूज़ नहीं हो रही, रादर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने में यूज़ हो रही है वंशदीप, तो तब तक के टेम्परेचर बढ़ता रहेगा। जैसे ही फोर्सेस के लिए आया टेम्परेचर बढ़ना रुक जाएगा। तो हमें क्या लगता है कि हमारी एनर्जी वेस्ट हो रही है? तो नहीं, हमारी एनर्जी वेस्ट नहीं हो रही है, वो एनर्जी किस में यूज़ हो रही है? टू ओवरकम द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। इसको हम लोग लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। फ्यूजन वर्ड क्यों आया? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ सॉलिड टू लिक्विड इज कॉल्ड फ्यूजन। उस कारण से इसका नाम हो गया लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। ऐसा लेटेंट का मतलब क्या होता है? हिडन। लोगों को लगता था कंटेनर में छुप के बैठ गई, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो वर्ड वहाँ है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। नहीं तो देखो, अब एक क्वेश्चन क्या है, तो थोड़ा थोड़ा तो पानी
में कन्वर्ट हो गया ना, ऐसा थोड़ी है पहले आहिस्ता 1 kg बक से 1 किलो लिक्विड, नहीं, पहले धीरे धीरे करके होगा। तो जो लिक्विड भी है वो 0 डिग्री वाटर पे ही रहेगा, ठीक है ना, बचा हुआ 0 डिग्री आइस है और ये 0 डिग्री वाटर है, ठीक है। यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। अब देखो, अब पानी बन चुका था बट अपनी गर्मी तो खत्म हुई थी, अपन दिए जा रहा है आग उसको, तो टेम्परेचर फिर बढ़ना शुरू हुआ 0 से 10, 20, 80, 90, 95, 99, 100, अब 100 पे आ चुका है, ठीक है। अपना क्या था वो, टेम्परेचर नहीं, थर्मामीटर वहीं पे ही है, 100 रीडिंग दिखा रहा है। तो 0 से 100 क्यों हुआ, क्योंकि अब काइनेटिक एनर्जी बढ़ना शुरू हुई थी। अब 100 पे आके फिर से टेम्परेचर रुक गया, अब वापस से क्यों, सेम एक्सप्लेनेशन। अब जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने के काम में नहीं यूज हो रही, वो किस में यूज हो रही है, टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर या लिक्विड का, टू मेक इट गैस, मतलब स्टेट चेंज करने के लिए काम में आ रही है। जब पूरा का पूरा मेरा जो वाटर था वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो अगेन इसको बोलते हैं हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट आपको पता है क्यों बोलते हैं, वेपराइजेशन क्यों बोलते हैं इस चीज़ में, क्योंकि हम लोग लिक्विड से गैस में कन्वर्ट कर रहे थे। अब सुनो एक चीज़ सुनो, जिसमें ज़्यादा एनर्जी वो ज़्यादा गर्म, ठीक है, जिसमें कम एनर्जी वो ज़्यादा ठंडा, वो कम गर्म, ठीक है। मुझे बताओ, तुम गर्म चीज़ को हाथ लगाओगे तो तुमको गर्मी महसूस होगी या ठंडी, ऑब्वियसली, और ठंडी चीज़ को ठंडक, ये तुमको एक लॉजिक समझ में आ रहा है। तो अब एक चीज़ सुनो, तुम्हारे 100 डिग्री वाटर और 100 डिग्री स्टीम में किसमें ज़्यादा एनर्जी है, स्टीम, क्यों, उसमें लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी है, ठीक है, उसमें लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है जो एक्स्ट्रा की है। तो एनर्जी किस में ज़्यादा हो चुकी है, 100 डिग्री स्टीम पे। तो आपके हाथ पे अगर 100 डिग्री का स्टीम आया और 100 डिग्री का वाटर आया तो किस में ज़्यादा जम के जलेगा, स्टीम जलेगा, दोनों में ज़्यादा जम के किस में जलेगा, स्टीम में। यही अगर मैं ऐसा मानूँ, मैंने मेरे हाथ पे क्या बोलते बर्फ़ लिया 0 डिग्री सेल्सियस का और 0 डिग्री सेल्सियस का पानी, तो किस में ज़्यादा ठंडक महसूस होगी मुझे, बर्फ़ में। ठंडक ज़्यादा क्यों महसूस होगी उसमें, उसमें कम एनर्जी है। वाटर में लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, ये समझ में आ रहा है, ज़्यादा एनर्जी तो ज़्यादा गर्म, कम एनर्जी तो कम गर्म है, ज़्यादा ठंडा। हाँ प्लीज़, वो आएगा भी एसीटोन वाला एग्जाम्पल, ठीक है ना। अब देखो गाइस, प्लीज़ 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 आप लोगों से रिक्वेस्ट है, एक बार ये प्रॉपरली आप लोग पढ़ोगे, फटफटे पढ़ोगे, एक बार कुछ भी कोई रहेगा तो पूछोगे। हो गया गाइस, पढ़ लीजिए एक बार जिनका नहीं हुआ है। Anyone still reading? Yes. रुद्र ध्यान दे बेटा, फोन अंदर रख दे। नीचे का पढ़ना शुरू कर लो आप लोग, ऊपर का पूरा हो गया, ये बचा हुआ पढ़ना शुरू कर लो। ये एग्जैक्ट लैंग्वेज ऑफ एनसीईआरटी है, सिर्फ इसको पॉइंट फॉर्मेट में लिखने की कोशिश की गई है, रादर दैन पूरा का पूरा ऐसे जैसा जो उसने दिया है उस जगह पे।
मेरे को देयरफॉर आइस एट 0 डिग्री इज मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट 0 डिग्री, ठीक है ना? क्या बचा? 273 केल्विन में बेटा। बेटा उसमें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का डेफिनेशन पढ़ लीजिए बच्चा लोग, ठीक है ना? वो मैं बताना भूल गया था, ये कई बार पूछा जाता है। और what? नहीं, गाइस ये होने के बाद में आप लोग नीचे का भी पढ़ना शुरू कर लीजिएगा प्लीज़। एसीटोन वगैरह रुक जाए, एक बार अपन लोग करने वाले उसके ऊपर वर्क, रुक जा एक बार ये कर ले पूरा। मुझे नहीं पता, देखते रुक जा शाम। हाँ अच्छा, the particles leave their fixed position is liquid में fixed position थोड़ी ना। फिक्स पोजीशन एज इन लाइक वो जितने एरिया में वाइब्रेट कर रहा था वो वाला पोजीशन ऐसा उसे करके फटाफट कीजिए बेटा प्लीज़। तो वेपर की जगह गैसियसली कर सकते हैं। हाँ फिर इसमें न्यूमेरिकल्स होना चाहिए। सॉरी, इसमें न्यूमेरिकल्स होना। नहीं इसमें नहीं बच्चा, वो थोड़ा सा केल्विन टू सेल्सियस वाले हैं, वो तुम खुद से कर लेना। फिर वो बता देंगे। मैंने अब भी जैसे लोग खुद से कर लेना, तो ठीक है बता देता हूँ मैं, खुद से कर लेना। एक बार के लिए वो जो दिया हुआ है, जो तुम लोगों को वो एसीटोन वगैरह का वगैरह जो है वो थोड़ा कवर्ड है इसमें, तुमको मैं करूँगा डिस्कस, पढ़ लो बस ये प्लीज़। सर एनसीईआरटी में डिपोजिशन का भी दिया था। डिपोजिशन ऑफ व्हाट? अरे वो सॉल्ट वो था ना, हाँ वो मेरे नोट्स में नहीं लिखा हुआ है वो तो। है आपने कुछ गलत लिखा हुआ है। हाँ नहीं नहीं, वो मेरा पुरानी बुक का छापा हुआ है डायग्राम, वो जो नया वाला है वो तुम लोग कर लेना चेंजेस, ठीक है ना? Anyone still reading? Yes. लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन वेपराइजेशन है इवेपोरेशन से मेरा। But vaporization, latent heat of evaporation. हाँ बेटा, आयरन का अगर वो बनाना होगा तो फिर उसमें FE का आयरन ION आयन का क्या बना पड़ेगा? उसका वो डायग्राम बनाना होगा। तो देख जितने इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे उतने ही बनाना, और शेल्स पूरे बना देना उसके। Shells filled Na+ बोल रहा है अगर बनाने के लिए, तो न्यूक्लियस बनाएगी तू 2 इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट में 8 इलेक्ट्रॉन खत्म। तो जितना पहले था उतना नहीं, नहीं नहीं नहीं, एक इलेक्ट्रॉन कम अगर हो गया तो कम हो गया, बात दोनों है। ही बनानी पड़ेगी, पहला वाला बाद वाला। तुमको अगर पहले से पहले बताना ये था ये है, तो था को काट के है पे टिक मार देगी वो। ऐसा करना है कि नहीं ये करने वाली है ना, क्योंकि कौन बोला है करने के लिए था? पूछ ओ अच्छा, मुझे लगा तुम्हारी जो है भगवान से ज़्यादा तो उसका नाम लेते होंगे तुम लोग। चलो ओए शांत, सॉरी। अब सुनो ओए, तुमने एक चीज़ नोटिस किया क्या? कोई भी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए एक आखिरी किक लगता है, कौन सा? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वाला। वैसे लिक्विड को गैस में कन्वर्ट होने के लिए लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो अगर मान लो उसको वो आग के थ्रू नहीं, मेरे हाथ के थ्रू मिल रहा है। क्यों? मेरे हाथ में थोड़ी सी आग है, ठीक है ना, आप सब में है, बट मेरा टेम्परेचर जो है वो उसमें जो बॉडी में जो हीट है वो सफिशिएंट है जिससे वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल सैनिटाइजर, तो जब हाथ में लेते हैं उसे ऐसा रब करते हैं तो अपना बॉडी सोख नहीं देता है, मॉइस्चराइजिंग क्रीम नहीं है बेटा, अपन उसको वेपर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं वेपर्स में कन्वर्ट उस चीज़ को? हमारी बॉडी की जो हीट रहती है वो उसको यूज़ कर लेता है। कैसा? लेटेंट ऑफ वेपराइजेशन से। तो मेरे हाथ की हीट को उसने कंज्यूम किया है, मेरे हाथ की हीट को कम किया है, तो मेरा हाथ को ठंडा महसूस होना शुरू होगा।
तो एग्जैक्टली वही कारण से आप लोग साइंटिस्ट अपने हाथ को रब करते हो तो आपको थोड़ा ठंडक महसूस होती है। इसके लिए नहीं क्योंकि ये ठंडा था, भाई ठंडा था भी नहीं यार, ये तो रूम टेम्परेचर पर था। हमने जैसे उसको हाथ में डाला उसने हमारे हाथ से लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कंज्यूम कर लिया और हमारा हाथ थोड़ा ठंडा महसूस होना शुरू हो गया। सेम हैपन्स विद एसीटोन बोलो, नेल पेंट रिमूवर वगैरह बोलो, ये सेम चीज़ें होती है। आई होप तेरा डाउट क्लियर हो गया है। अगर मेरे हाथ में आइस भी है और एसीटोन भी है तो मैं एक पाथवे बन जाऊंगा। कैसा? आइस से हीट चूसूंगा, आइस भी मेरे हीट चूस करे, वो चूसेगी और वो ये जो भी एसीटोन में मेरा ऐसे हीट चूसेगा, धीरे धीरे करके मेरे बॉडी का हीट कम होना शुरू हो जाएगा। टाइटैनिक देखा है? देखना कभी जाके। क्यों मर गया था अपना हीरो? वो पानी में था इतने ठंडे टेम्परेचर में, उससे उसकी बॉडी की एनर्जी धीरे धीरे कर करके पानी यूज़ किए जा रही थी। एक लेवल बाद वो फ्रीज होकर मर गया। ठीक है, और जो तू बर्फ़ है इसका हो रही है, बर्फ़ में ज़्यादा जल्दी ठंडा होना शुरू होगा। ठीक है ना, नहीं तो अगर ऐसा ही होता तो अगली बार से ठंडा अगर मेरे को गर्मी लग रही है तो मैं इस नहा लिया होता बेटा। मैं क्यों आइस बात करता, कभी भी चिल होती लाइफ मेरी तो। अब गाइस एक बारी के लिए ये चीज़ देख लो, तुम्हारे स्टेट कन्वर्जन का तुमको दिया हुआ है ऑब्वियसली हीट और कूल वाला। रिलेशनशिप बिटवीन सेल्सियस एंड केल्विन रट के जाना है, एक चीज़ दी हुई रहेगी दूसरी निकालना है। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो तुम लोगों ने हीट से क्या किया था, इंटरमोलिकुलर स्पेसेस को चेंज किया था। सिर्फ हीट से ही तुम प्रेशर से भी चेंज कर सकते हो। तुम्हारा बहुत दूर था, तुमने हाई प्रेशर लगाया, पास में आ गए तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, और हाई लगाया तो काय में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो सॉलिड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। अब देखो सबसे ज़्यादा ना यहाँ पे तुम लोगों का CO2 को क्या ड्राई आइस क्यों बोला जाता है वाला क्वेश्चन होता है। तो पहले समझो, CO2 को बहुत हाई टेम्परेचर पे इंडस्ट्रीज में प्रेस कर करके उसे क्या बनाया जाता है, अपना सॉलिड बनाया जाता है। अब उसको मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे लाऊंगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वो रियल लाइफ में गैसियस जैसा एग्जिस्ट करता है। तो जैसे ही मैं उसका कंटेनर खोलूंगा प्रेशर एकदम से कम हो जाएगा, जैसे ही कम होगा उसको लिक्विड में कन्वर्ट होने की इच्छा भी नहीं, फटाक से वो उसके पार्टिकल इतने दूर भागेंगे एक दूसरे से कि वो लिक्विड स्टेट में आएगा ही नहीं। तो जो पहले सॉलिड स्टेट में डायरेक्टली वो गैस स्टेट में आ गया। ऐसी चीज़ जो सॉलिड से डायरेक्टली गैसियस में कन्वर्ट हो जाती है उसे बोलते हैं सब्लिमेशन। और क्योंकि वो जो आइस जरा दिख रहा था वो लिक्विड में आया नहीं, डायरेक्टली ड्राई यानी गैस स्टेट में आ गया, वेट स्टेट में आया नहीं, इसीलिए उसे ड्राई आइस भी बोला जाता है। ठीक है, एक बार के लिए आप ये चीज़ें पढ़ लो। और हाँ, सब्लिमेशन के और एग्जाम्पल, नाफ्थलीन बॉल्स। नाफ्थलीन बॉल्स मतलब समझता है? हाँ, क्या होता है? डांबर की गोली, कैम्फर, कपूर, अमोनियम क्लोराइड छोड़ो। हाँ, ड्राई आइस तो ये उसके सिवाय कहता रहा हूँ। ड्राई आइस देखा नहीं है किसी ने? आजकल वो शादियों में बड़ा वो यूज़ होता है, आजकल वो दूल्हा दुल्हन की एंट्री के लिए मटके में भर के रखते हैं, उसमें धुआं निकलता है। चोपलियर कहते हैं सभी, ये देखो। ठीक है, नहीं बेटा अपनी शादी में तो कोई आया नहीं, किसी को बुलाया नहीं, अपने वाक्य किया। और रोकड़े ज्वेलर्स को बुलाते थे, अपने स्पॉन्सरशिप के बोर्ड लगा दिए होते उन्होंने बिना बताए हमारे को। सही में। चलो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर था बस वो। हाँ बच्चा, नहीं बात बेटा आखिरी में। अब ये देखो गाइस, मेरे नोट्स में वो गैस से सॉलिड को सब्लिमेशन लिखा गया है, आप लोगों को क्या बताया गया है? डिपोजिशन। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये मेरी पुराने बुक की वो है आई सपोज। ठीक है, सॉलिड से लिक्विड तो आपको पता है फ्यूजन है, लिक्विड से सॉलिड सॉलिडिफिकेशन, लिक्विड से गैस वेपराइजेशन, गैस से लिक्विड कंडेंसेशन, सॉलिड से गैस सब्लिमेशन, गैस से सॉलिड डिपोजिशन। ठीक है, ये हो गया। मेरे को नहीं पता था वो, ये ना कार्बन डाइऑक्साइड धपक सॉलिड, किस्सा खत्म सारे का। ऊपर एक 180 मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। ठीक है, अब ये देखो गाइस, नाउ वी कम अप टू एन इंपॉर्टेंट पार्ट कॉल्ड इवापोरेशन। देखो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। हो क्या डिफरेंस बिटवीन तुमको काय का है? इवापोरेशन एंड बॉइलिंग का। देखो तुम लोगों ने कई बार देखा बारिश आती है, पानी आ जाता है, वो अपने आप थोड़ी देर बाद, अरे एटलीस्ट घरों पे अगर अपने घर में अगर गिरा है या जो बाई वगैरह पोछा मारती है वगैरह यहाँ पे, उसके बाद में क्या हो जाता है? सूख जाता है। तब ऐसा तो नहीं होता है कि अपन टाइल को गर्म कर रहे हैं कि भाई बॉईल हो जाए, 100 के ऊपर टेम्परेचर आएगा फिर होगा, नहीं, वो अपने आप सूखना शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? कि जो पानी रहता है
उसमें कुछ पार्टिकल्स रहते हैं जो सरफेस पे रहते हैं, जो एटमॉस्फेयर से थोड़ी सी एनर्जी चूज के अपना लेटेंट हीट और वेपराइजेशन अचीव करके वेपर में बन जाते हैं। तो वो प्रोसेस जिसने हम बिना हीट किए वो एटमॉस्फेयर से हीटअप होके अपना गैस लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसे बोलते हैं इवापोरेशन। यहाँ पे वो 100 डिग्री सेल्सियस तक के पहुँचने की ज़रूरत ही नहीं रहती है। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा एक साथ हो जाता है, नहीं, तो सरफेस पे रहते हैं, उसे कुछ पार्टिकल्स का उतनी एनर्जी होती है कि हम थोड़ी सी और एनर्जी दे तो वो इवापोरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस ऑफ लिक्विड चेंजिंग इनटू वेपर इवन बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ये चीज़, इसके नेचुरल एग्जाम्पल्स आप लोग देख चुके हो। प्रोसेस देखो, पार्टिकल्स ऑफ वाटर में, हाँ ठीक है, काइनेटिक एनर्जी थी, बधाई हो। कुछ जो रहते हैं उनका काइनेटिक एनर्जी हायर रहता है, वो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक कर पाते हैं और एनर्जी चूज के, ठीक है, और फिर वो लोग फट से एस्केप होकर वेपर बन जाते हैं। अब ये मल्टीपल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, ये इंपॉर्टेंट है। सरफेस एरिया, तुमने देखा होगा हमें कपड़े वपड़े सुखाने रहते हैं तो हम उसे फैला के रखते हैं, या फिर चाय वगैरह गर्म रहती है हम कवशी में, जो भी बोलते हैं क्या होते हैं, सॉसर, कप एंड सॉसर, सॉसर में डालते हैं। सरफेस एरिया ज़्यादा है, क्यों? जिससे उसका एक्सपोजर, ज़्यादा पार्टिकल्स का एक्सपोजर टू खुंगार, ज़्यादा पार्टिकल्स का एक्सपोजर टू एटमॉस्फेयर रहे, जिससे ज़्यादा जल्दी वो वेपर्स में कन्वर्ट हो सके। ठीक है, तो ये सरफेस एरिया जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे होगा। टेम्परेचर तो ऑब्वियसली अगर बढ़ेगा तो ज़्यादा पार्टिकल्स में ज़्यादा एनर्जी होना शुरू होगी, ज़्यादा एनर्जी के ज़्यादा जल्दी वो लोग अपने आप को कन्वर्ट कर पाएंगे। ह्यूमिडिटी, अब देखो अपने एयर में एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ही होल्ड कर सकते हैं हम लोग, मैंने मैक्सिमम अमाउंट ऑफ, उससे ज़्यादा हम लोग नहीं होल्ड कर पाएंगे, फिर तुम कुछ भी कर लो नहीं होल्ड कर पाएगा। तो अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है पहले से तो और ज़्यादा वाटर उसके अंदर नहीं आ पाएगा, ह्यूमिडिटी कम है तो ईजिली आ पाएगा। तो आप मुंबई वगैरह कभी जाओगे ना तो आपको बहुत स्वेटी वाला फीलिंग आता है, इसका रीज़न क्या है? वहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। ह्यूमिडिटी क्यों ज़्यादा है? क्योंकि वो सी रीजन के आसपास में है। तो अब ये सिर्फ मुंबई नहीं, आप कहीं और भी कोस्टल लाइन पे जाओगे तो आपको महसूस होता है। नेक्स्ट है विंड स्पीड। अपने को एकदम रात को आए, गीले होके आए, कल अपने को चाहिए वो यूज़ करना है ड्रेस, तो अपने को क्या करना पड़ता है? उसको पंखे के नीचे फैला के अपन करते हैं और खिड़कियाँ खोल के रखते हैं। क्यों करते हैं? वो बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर है, समझो। पहला, सरफेस एरिया बढ़ा दिया है, वो तो ठीक है। दूसरा, हमने खिड़की इसलिए खोल के रखी है कि हवा बहते रहे। चौथा, हमने विंड स्पीड बढ़ा दिया है सो दैट उसके आसपास जो हवा है वो और तेज़ी से बह सके। क्यों? जो पहले मान लो कुछ पानी यहाँ का इवापोरेट होके एयर में आ गया तो ह्यूमिड हो गई, अब ये एयर जाके नई एयर जब आएगी कम ह्यूमिड वाली तो ही तो हमको फ़ायदा होगा, तभी तो मज़ा आएगा। समझा ये चीज़, ये चारों फैक्टर्स। तो गाइस प्लीज़ ये फैक्टर्स पढ़ना शुरू करो, पहले 3 फैक्टर्स पढ़ो। बिल्कुल बेटा, सब आ सकता है। एंड एक्सप्लेन टू फैक्टर। क्या हो रहा, मेरे लिए भी करके आना। हाँ अच्छा, मेरे को लगा मेरे लिए भी करके आना बोला तुमने। नहीं बेटा, तेरे को तो नहीं आना वाला, तेरे को रोज जाना था क्योंकि बेटा, हाँ एक्चुअली तेरे को डर लगता वहाँ पे, तेरा होता क्या है? हाँ तो तू क्या इसलिए रुकता है कि किसी और को हाँ बोलूँ तेरे को मना करूँ मैं? देख पढ़ ले, हाँ हाँ ठीक है, 8:30 बजे पढ़ ले, भी सब हो जाएगा। गाइस शांत, 10 की पावर 5, 10 की पावर 5, 10 की पावर 5 काम का नहीं है। गाइस ये हो रहा है, प्लीज ध्यान दो यार। आई डोंट माइंड नॉट टीचिंग दिस थिंग, वो वाला करेंगे करेंगे, रुक जाओ। पहले तू पढ़ ले, नहीं तो मेरा ना पापा क्या जाएगा फोन। हो गया काम? क्या? एक डीह्यूमिडिफायर करके आजकल ना मशीन्स आती है, बट बेस्ट सिंपलेस्ट सस्ता तरीका
अरे देखो एनवायरनमेंट कहते हैं रूम में अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो गई है क्योंकि यहीं पर तूने कपड़े खूब सारे सुखाए थे, ठीक है, तो कुछ नहीं, रूम को खुला रख दे और फैन ऑन कर दे, तो फैन बहते, अरे हवा बहते जाएगी उससे। अब गाइस एक चीज़ आप देखोगे तो आप लोगों के जो डेजर्ट कूलर्स होते हैं, ये एसी की बात नहीं कर, अपना जो कूलर लगता है जिसके ऊपर वो घास फूस वाला लगता है, वो गर्म और ड्राई डे पे ज़्यादा अच्छा वर्क करते हैं रादर देन ह्यूमिड डे पे। ऐसा क्यों बेटा? देखो पहले जैसा कंसेप्ट, अगर ड्राई डे है तो इजीली क्या होगा, वेपराइजेशन होगा। देखो कूलर्स वर्क कैसे करते हैं ना, वो भूसा जो रहता है उसमें पानी आता है, वो पानी फिर होता है इवापोरेट होता है, तो उस कारण से वो होना शुरू होता है ठंडा, और जो हवा जो रहती है वो उस ठंडक को छू के निकलती है तो उसका टेम्परेचर हो जाता है कम, उस कारण से हमें ठंडी लगना शुरू होती है। बट यही अगर ह्यूमिड डे है, बारिश वाला दिन है, खूब बारिश हुई है, आपने कूलर ऑन किया, प्रॉब्लम क्या होने वाली है बेटा? जो पानी उसमें से बह रहा था, जो इसको भूसे को गीला किया था, वो इवापोरेट होगा ही नहीं। वो अगर इवापोरेट हुआ ही तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन यूज़ ही नहीं किया तो इसको ठंडा किया नहीं, अबे वही ठंडा है तो क्या मजा है, समझा ये चीज़? तो उसके लिए अब तुम लोगों को ठंडा पानी डालना पड़ेगा शायद से, नहीं तो अपन तो क्या करते हैं, अपन नल का पानी डाल देते हैं, तब थोड़ा बहुत फ्रिज का निकाल के पानी डालते हैं, अपन रेगुलर वाटर भी डाल दो तो भी चल जाता है। रादर अगर आप लोगों ने कभी सोचा हो, तुम्हारे सब कुछ जो रहता है कूलर जो रहता है वो घरों के बाहर लटका हुआ रहता है जहाँ पे धूप आते रहती है, तभी मस्त गर्म करता है वो, रादर वो और मस्त गर्म करता है। क्यों? क्योंकि और जल्दी वो इवापोरेट होता है, पानी फट 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 इवापोरेट होता है, वो ठंडा होता है, ले हवा लगी, ठंडा हुआ बाहर, समझा ये चीज़? तो वो चीज़ आप लोगों को यहाँ पे दी हुई है। नेक्स्ट, अब ये कूलिंग बाय इवापोरेशन वैसे आप लोग देख चुके हो पूरा का पूरा, तो एक बार के लिए इसके रीजंस यानी एग्जांपल देखना शुरू करो प्लीज। ये अगेन गिव रीजंस वाले क्वेश्चन है पूरे के पूरे। क्या रात को? तो रात को भी वेपराइजेशन होता है ना बच्चा, तेरे को तब मैं बॉइलिंग नहीं बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, इवापोरेट हो रहा है वो। बेटा प्लीज बातें मत करो। देखो पहला वाला अपन वैसे ही डिस्कस कर चुके हैं, सेकंड वाला भी कुछ नहीं, वो मटके में से पानी ऊज आउट होता रहता है, ठीक है, तो वो जैसे ही इवापोरेट होता है, मटका ठंडा होता है तो पानी ठंडा होता है। हम लोग अपने रूफ़ के ऊपर पानी स्प्रिंकल करते हैं, पानी इवापोरेट होता है तो उस कारण से जो हमारा रूफ़ था वो ठंडा होता है, तो नीचे का हमको ठंडक महसूस होना शुरू होती है। हमारे को स्वेटिंग होती है, हमारे कॉटन क्लोथ्स जो रहते हैं वो उसको सोख लेता है, फिर वो बाद में क्या होता है, इवापोरेट होता है, वो इवापोरेट होता है, हमारे कपड़े ठंडे होते हैं जिस कारण से हमारी बॉडी ठंडक महसूस करती है, ठीक है, वो पर्सपिरेशन और कॉटन क्लोथ वाला वो एक सामने बता दिया है। फिर एक देखो ये अच्छा है, हम लोग एक ग्लास ऑफ ठंडा पानी लिया, ठीक है, और उसे बाहर रख दिया, पहले फ्रिज में था बाहर रख दिया, तो थोड़ी देर बाद वो ग्लास के बाहर हमें वाटर ड्रॉपलेट दिखना शुरू होते हैं। वो क्यों हो जाते हैं बेटा? क्योंकि अब क्या होता है ना, ये जो ग्लास है वो एयर से एनर्जी ले रहा है, को दे नहीं रहा है, से ले रहा है गर्म होने के लिए, तो एयर में जो वाटर वेपर्स में थे उससे एनर्जी गई तो अपने आप वो वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, उस कारण से कंडेंसेशन होता है, हमारे ग्लास के आसपास वो चिपकना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। एक बार ये पढ़ लो, किसी को डाउट था? हाँ यस रिपीट। कैल्शियम रूफ पर डालते हैं? चूना, हाँ चूने का ना वो रिफ्लेक्शन का शायद से होता है बच्चा वो, ठीक है ना, वो वाइट जो हीट रहता है उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, तो काला पेंट अगर मारेगा डांबर का तो वो सोख लेगा, ठीक है। इसीलिए ना आजकल ऐसे यानी रैंडम ये बोलते हैं कि जो डांबर के रोड बनते हैं उस पर अपने टायर जल्दी वो जल जाते हैं क्योंकि उसका वो गर्माहट ज़्यादा हो जाता है, बट आई एम नॉट रियली श्योर वो सच है या फिर घिसते हैं वो अलग चीज़ है, बट वो और जो फूट जाते हैं कई बार वो अंदर की हवा उसके अंदर गर्म होना शुरू होती है, ऐसा है। या डांबर के जो रोड रहते हैं वो ज़्यादा गर्मी फैलाते हैं, बट रैंडम चीज़ है, अपने को आइडिया नहीं चीज़ों का। हाँ मेरी माँ, मटकों को ना कईयों बार, मटके नहीं रादर उस स्टील के जो कंटेनर्स होते हैं ना उसको भी कईयों बार जूट के बैग से ढका जाता है, उसको गीला किया जाता है, एग्जैक्ट सेम। अर्दन पॉट में तो क्या था, वो पानी ऊज आउट करके कर रहता है। अब ये तुम्हारा आयरन का पॉट है या फिर मान लो कोई ऐसा है जैसे पानी ऊज आउट नहीं रहता है,
तो उसको आर्टिफिशियली ऊजिंग वाला फीलिंग देने के लिए हम जूट बैग लगाते हैं और उस पर पानी मार लेते हैं। सर वो लाइट और डार्क कपड़े का क्या? बेटा डार्क कपड़े रिफ्लेक्ट करते हैं, अरे डार्क कपड़े हीट को एब्जॉर्ब ज़्यादा कर लेते हैं, लाइट कपड़े रिफ्लेक्ट कर देते हैं हीट को, इस कारण। अब गाइस ये लास्ट पार्ट है सपोज यस बेटा, बॉइलिंग और इवापोरेशन, ये BVM स्पेशली तुम्हारे से कई बार पूछा गया है, ठीक है ना। बॉइलिंग का डेफिनेशन, इवापोरेशन का डेफिनेशन। बॉइलिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है, इवापोरेशन बॉइलिंग पॉइंट के नीचे होता है। बेटा ये बॉइलिंग बल्क फिनोमिना है, मतलब पूरा पूरा कंटेनर में हो रहा है, जबकि इवापोरेशन सरफेस फिनोमिना है, ऊपर ऊपर से होने रहेगा। बॉइलिंग क्विकर प्रोसेस है, इवापोरेशन स्लोअर प्रोसेस है। एक बार पढ़ लो, फिर हम लोग नेक्स्ट और जो कि लास्ट चैप्टर उसके ऊपर आएंगे आएंगे बेटा, जाएंगे। पढ़ ले राजा, पढ़ ले, 4 मार्क का क्वेश्चन है बेटा वो। इवापोरेशन का लास्ट वाला पॉइंट एक बार समझा दो। काय का बेटा? इवापोरेशन का लास्ट पॉइंट। इवापोरेशन कंपेरेटिव स्लोअर प्रोसेस है, वो सरफेस का ही है, तो बस सरफेस का पहले खत्म होगा, फिर नया सरफेस आएगा, फिर उसका खत्म होगा, फिर बॉइलिंग बल्क फिनोमेना पूरा पूरा एक साथ होता है, तो फास्टर प्रोसेस हो जाता है, खत्म। मिलेगा मिलेगा बेटा, ब्रेक मिलेगा थोड़ी देर में, 8:30 बजे। बेटा जिन जिन को ब्रेक चाहिए वो क्लास के बाहर जा सकते हैं, कल डायरेक्टली आना। हाँ बेटा पिज़्ज़ा प्लेट जाना, फिर कल आना डायरेक्टली यहाँ पे। चलिए अब गाइस, लास्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री, एंड ट्रस्ट मी बेटा, वी वोंट बी इन अ सिचुएशन टू रिवाइज अगेन एवर टिल योर 10th स्टैंडर्ड का। 10th से पूछने ये वाला डिस्कशन करें तो मैं कर लूँगा, इसके बाद मैं आपस से करने नहीं वाला हूँ, इसलिए पूरा ध्यान दीजिए। अब देखो, ये तो तुमको आता है प्योर सब्सटेंस क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है। प्योर सब्सटेंस में एक ही तरीके के पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं, मिक्सचर में एक से ज़्यादा तरीके पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं जो केमिकली बॉन्डेड नहीं रहते हैं, ठीक है ना। जो जैसे कि मैं बस वाटर 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 बोलूँ, ठीक है, तो H2O 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 है, उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग अलग है, बट वो लोग पहले से केमिकली बॉन्डेड है, तो वो एक सब्सटेंस बन गया है। बट ये अगर H2O2 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 एक कंटेनर में भरा हुआ है तो वो प्योर नहीं है, क्योंकि उसमें H2 अलग सब्सटेंस हो रहा है और O2 अलग सब्सटेंस हो रहा है मेरा। समझाइए जी आप लोगों को। हाँ, तो देखो, प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, मिक्सचर मेड अप 2 or more पार्टिकल मिक्स टुगेदर विच आर नॉट केमिकली बॉन्डेड। प्योर सब्सटेंसेस जो रहते हैं इनको फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकता हूँ मैं, मुझे केमिकल प्रोसेसेस करनी पड़ती है, जबकि मिक्सचर में मैं फिजिकल प्रोसेस से उसे कहते सेपरेट कर सकता था। प्योर सब्सटेंस हमारा हमेशा होमोजीनियस रहता है, जबकि मिक्सचर हमारा होमोजीनियस भी हो सकता है, हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। प्योर सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सबकी सब क्या है, सॉल्युबिलिटी भी इनफैक्ट नहीं, हाँ कंपोजिशन फिक्स रहता है। मतलब मैं प्योर वाटर लेके अगर आया हूँ तो उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस ही रहने वाला है, बट वही अगर मिक्सचर है ना, वो उसके अंदर मान लो थोड़ा शक्कर नमक कुछ था तो उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट चेंज होना शुरू हो जाएगा। गाइस प्लीज़ 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 ये एक बार पढ़ के एक बार याद करने की कोशिश कीजिए। सैंड मिक्सचर इसलिए बेटा उसके अंदर अलग अलग तरीके के पार्टिकल्स मिले हुए हैं। सैंड इज़ नॉट, ये क्या एक सिलिका भी है उसके अंदर मान लो कचरा भी रहता है, पत्थर रहता है, बहुत अलग अलग चीज़ रहती है उसके अंदर। एक काइंड के पार्टिकल्स, एलिमेंट भी नहीं, वो एक काइंड के मॉलिक्यूल्स। तो मैं वही तो बोल रहा हूँ, H2O इज नॉट एन एलिमेंट फर्स्टली, H2O इज वन काइंड ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। हाँ कंपाउंड, एक तरीके का कंपाउंड या एक तरीके का ही मॉलिक्यूल, यानी मॉलिक्यूल ऑफ सेम पार्टिकल या मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट एटम्स, जैसे कंपाउंड बताता हूँ, ठीक है। रोकड़े पढ़ ले बेटा। सर कंपाउंड
हाँ गाइस शांत, अगर अपन नॉर्मल बिस्लरी का पानी लेंगे और दैट इज नॉट प्योर। प्योर वाटर लेंगे हाँ तो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग रहेगा। तुम्हारा बिस्लरी का पानी का बॉइलिंग पॉइंट और जो डिस्टिल्ड वाटर आता है उसका बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस रहेगा थोड़ा बहुत, ठीक है ना? ज़्यादा नहीं रहेगा। नहीं बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा कि कंपोजिशन में इतना डिफरेंस नहीं करता है, बट वही तो अगर नाले का पानी लेके आएगा तो डिफरेंस हो जाएगा अच्छा खासा। चलिए बढ़ाए आगे। अब देखो आप लोगों को होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर ये वैसे कई बार कर चुके हैं चैप्टर, उसके बाद टेस्ट भी कई बार हो चुकी है पहले। होमोजीनियस मिक्सचर क्या है? कंपोनेंट्स जो रहते हैं वो पूरे के पूरे इसमें यूनिफॉर्मली मिक्स रहते हैं। हेट्रोजीनियस में यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं रहते। होमोजीनियस में कोई भी विजिबल बाउंड्रीज नहीं होती है, हेट्रोजीनियस में विजिबल बाउंड्रीज होती है, ठीक है? अब मैं डायरेक्टली ये टेबल पे पहरा रहा हूँ, कहाँ गया भाई? हाँ देखो पहले तो टाइप्स ऑफ ये कहते हैं हमारे मिक्सचर, सोल्यूशन, सस्पेंशन, कोलॉइड, ठीक है? साइज ऑफ पार्टिकल इन सोल्यूशन लेस दैन 1 नैनोमीटर, इसके अंदर क्या कहते हैं सस्पेंशन में मोर दैन 100 नैनोमीटर, कोलॉइड में बिटवीन 1 एंड 100 नैनोमीटर। बेटा ये सोल्यूशन क्या होता है बेटा? होमोजीनियस। सस्पेंशन पक्का हेट्रोजीनियस है। कोलॉइड लगता है होमोजीनियस है बट होता है हेट्रोजीनियस। सोल्यूशन के अंदर के पार्टिकल्स जो रहते हैं हमें नेकेड आई से दिखाई नहीं देते, 100 नैनोमीटर से बड़ा साइज रहेगा तो ही। इसके सस्पेंशन के दिखाई देते हैं, कोलॉइड के नहीं दिखाई देते। वो याद है स्कैटरिंग ऑफ लाइट वाला, अपन लोगों ने दूध और वो किया था पानी के अंदर, वो दूध का अपन पानी में मिलाए थे और लाइट बीम ऑफ लाइट मारे थे वो। बेटा वही शक्कर रहेगा तो नहीं, कोलॉइड है, दूध और पानी मिला हुआ है तो हाँ। और यही अगर मान लो मिट्टी मिलाई हुई है मैंने और घोला है, तो जब तक ये सस्पेंशन है यानी हवा में लटके हुए, तब तक ये पाथ ऑफ लाइट दिखती है। जैसे सस्पेंशन ब्रेक हो जाता है तो पाथ ऑफ लाइट दिखना हमें बंद हो जाता है। सॉल्यूशन स्टेबल होता है कि हाँ शक्कर नीचे आके सेटल नहीं जाता है। सस्पेंशन स्टेबल होता है कि नहीं, मिट्टी विट्टी जो भी रहते पत्थर था तो नीचे आके स्टेबल वो सेटल हो जाते हैं। कोलॉइड स्टेबल होता है, उससे ऐसा नहीं है दूध का है तो दूध अलग हो गया पानी अलग हो गया, कितना अच्छा होता लाइफ अपना कैसा होता तो। हाँ माँ स्टार्च और कॉपर सल्फेट दोनों कोलॉइड है। यार वो मुझे नहीं पता है सब, वो तुम्हारे उसके प्रैक्टिकल बुक्स में है। मेरे हिसाब से कॉपर सल्फेट इज अ सोल्यूशन, ठीक है? अब ये देखो सेपरेशन मेथड तुम्हें भले ही कट गया होगा बट ये तुम्हारे को उससे पहले दिया हुआ है, ये पता भी रहता है। फिल्टर पेपर से ये सेपरेट नहीं होता है, ये हो जाता है और वो सेंट्रीफ्यूगेशन से होता है। सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब क्या? वो अपन लोग जो रख के ऐसा गोल 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 घुमाते हैं ना, फेंटना जो बोलते हैं, वो होता है सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है? अब चलो डेप्थ में आते हैं एक-एक के। पहले आप लोग ये सोल्यूशन देख लो, ठीक है? प्रॉपर्टीज आप लोगों को बताए, उसके एग्जाम्पल्स एक बार आप पढ़ लो अपने मन में, बहुत ईजी से एग्जाम्पल्स है इसके। क्या बच्चा? सॉलिड सॉलिड अलॉय, क्या बच्चा? हाँ हाँ सब है इसमें, सब कुछ बताया बेटा मैंने। मेरे को जितना आता है मैं नोट्स पर करवा डाल देता हूँ मैं, जिसमें भूल ना जाऊँ। चलिए बढ़े आगे। अब देखिए गाइस, तुम्हारे सोल्यूशन के कंपोनेंट्स, दो कंपोनेंट होते हैं, एक है सल्यूट एक है सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट क्या होता है? वो पार्ट ऑफ सोल्यूशन होता है जिसके अंदर कोई और चीज़ आके घुल जाती है। तो कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन दैट डिसॉल्व्स द अदर कंपोनेंट। और सल्यूट क्या होता है? ये वो कंपोनेंट है जो सॉल्वेंट में जाके घुल जाता है। तो कंपोनेंट सोल्यूशन दैट गेट डिसॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट। तुमको खुद के समझने के लिए चाहिए है, जो कम क्वांटिटी में रहता है वो बनता है सल्यूट, जो ज़्यादा क्वांटिटी में रहता है वो बन जाता है सॉल्वेंट, ठीक है ना? अब इसके भी कुछ एग्जांपल्स देख लो, ये अगेन तुमको एमसीक्यू वगैरह में आने के चांसेस है। इसका आई थिंक नीचे एक और है क्या? हाँ यस, उसमें सब भूल जाता है, सब मानते हैं। तू मैं नहीं भूल पाते अनफॉर्चुनेटली, कोई नहीं। मैं और ये नहीं, तुम लोगों का नहीं पता, मैं मनन बच जाता है।
पढ़ो बेटा फटाफट पाँचों। हाँ बच्चा आयोडीन से अल्कोहल लिया हुआ है टिंचर आयोडीन टिंचर ऑफ आयोडीन लिखे तो चल जाएगा, टिंचर ऑफ आयोडीन भी बोलते हैं उसे। टिंचर आयोडीन लिखे तो उसको मार्क्स नहीं हेट कब काट दिया भाई, मैं भी टेंसर आयोडीन। चलो गाइस अब ओए एक और, ये अपन देख चुके सब कुछ चीज़ें वो टेबल में ही। अब आता है सस्पेंशन, ठीक है। साइज ऑफ पार्टिकल अगर आप लोगों को पता है, सब कुछ इसके प्रॉपर्टीज अगर आपको सब कुछ पता है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर पाऊँ। एक बार जस्ट गो थ्रू कर लो, आपको कुछ भी ऐसा लग रहा है तो मुझे बताओ। स्मोक के पार्टिकल के साइज बड़े होते हैं बच्चा। सॉरी, हाँ यस, फिल्ट्रेशन तो होता है बच्चा सेपरेट है। तुम लोगों ने सिगरेट देखा है? हाँ, सिगरेट के आगे कुछ डार्क ब्राउन कलर का होता है और आगे कुछ वाइट पेपर का रहता है, ठीक है। हाँ यानी मैं बता दूँ तुम लोगों को, तुम लोग कभी भी देखो तुम लोग नोटिस आ जाएगा, दो अलग अलग कलर रहता है। तो उसे जो पीछे रहता है तो फिल्टर बोलते हैं, उसमें कॉटन रहता है और आगे पूरा का पूरा तुम्हारा जो टबाको रहता है वो रहता है। जब स्मोक करते हो तो उससे तुम करके सांस लेते हो तो टबाको, बर्न वाला टबाको का फ्लेवर और जो सब कुछ आता है उसका निकोटीन वगैरह वो आना शुरू होता है, और जो पूरा जो कचरा जो हो जाता है वो वहाँ पे कॉटन रोक लेता है। तो अगर यही अगर आपने वो काट के अगर खींच लिया तो कचरा भी आपके मुंह में आना शुरू होगा, इसलिए फिल्टर होता है उसके अंदर। क्या करके? हाँ मैं करके दिखाऊंगा। हाँ मेरा रोज का बेटा यहाँ पे अभी जब बीच में ब्रेक लेके जाता ना, मैं वही करने आता हूँ। मैं कई बार उनको बाथरूम बोलता हूँ, मैं और रोकड़े हम दोनों वही करने आते थे, समझा। इसे रोकड़े का थोड़ी देर तलब होती। चलो गाइस, ओए 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 शांत बेटा, देखो अभी ये एक बार इतना पढ़ लो आप लोग, ये भी आप लोगों ने वो टेबल में देखा हुआ है वैसे। शांति, हाँ बेटा, अभी अभी बेटा 8:30 तो घर पे बताना पड़ता है बेटा। हाँ गोल्ड फ्लेक फूकता है, हाँ अलग ही है ना अपने, सही में गोल्डी भी है क्या भाई? सर वो गोल्ड बेचते हैं कि छोटी वो बनारसी वाले से पूछना पड़ता है तेरा नाम बेटा। चलिए ओए 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 शांत। अब देखो टिंडल इफेक्ट, अपन लोगों ने जो वो किया था याद है आप लोगों को? पानी में दूध डाला था और हमने जब लाइट पास तो 5 विजिबल हो रहा था, उसी को टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट विच मेक्स द पाथ ऑफ लाइट विजिबल इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट, ठीक है ना। नहीं ये बस स्कैटरिंग ऑफ लाइट सच दैट पाथ ऑफ लाइट बिकम्स विजिबल, ठीक है। अब ये देखो जैसा तुम लोगों का सोल्यूशन में था, ठीक है, प्योर सोल्यूशन में, वैसा यहाँ पे कोलॉइड में वैसा डिस्पर्स फेज एंड मीडियम। फेज मतलब तुम्हारा यहाँ पे सल्यूट जैसा एक्ट करता है और वो सॉल्वेंट जैसा एक्ट करता है। अब मेरे को तो रटा हुआ है नहीं, बट तुम लोगों को ये रटा हुआ होना चाहिए या चिट्ठी। हाँ चिट बनाना, उम्मीद है चिट बनाना है। सर मैं फॉर्च्यूनर में शीट लेगा कुछ आएगा ही। तो जिस दिन चिट नहीं लेके जाएगा उस दिन आएगा, और जिस दिन तू चिट लेके जाएगा उस दिन पकड़ा जाएगा, ठीक है ना। आगे से याद रखना, तो या तो पढ़ लेना या छोड़ देना। हाँ हमारी क्लास में जब पकड़ी गई थी चिट के साथ, कुछ बोले नहीं नहीं कुछ बोलते भी नहीं बेटा, चिल है लाइफ, चिल है। चलो गाइस ओए पढ़ो पढ़ो पढ़ो, लेके जाना तो एक बार इस बार याद से, भूलना नहीं, क्या याद से ले जाना इस बार। मैं जो एक कहानी सुनाता हूँ, मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड था जिनित साडा, ठीक है ना। नहीं नहीं बताया ना, मैं तेरे चाहता था। पहले दिन सोशल का पेपर, बंदे ने बैठ के मस्त चिट बनाया, मस्त चीटिंग किया, नहीं पकड़ा गया। अगले दिन इतना खुश था, दूसरी चिट बना रहा था, मम्मी ने पिछली चिट पकड़ ली, जो जूते पड़े थे उसको, ठीक है। और उसकी मम्मी बहुत सिंसियर प्यारी सी थी। तेरी मम्मी को अगर बता दें चिट्ठी बनाया है, तो मम्मी पापा नानी नाना और कौन कौन नहीं, मेरे नानी नाना, तेरे चाचा सब मारेंगे तेरे को। पीयूष चाचा को बताऊँ? नहीं मैं नहीं मारूंगा। चलो गाइस पढ़ते करो, अच्छा चिटविट की बात मत करो। ये इसको रिबॉक को याद आता है वो वॉशरूम वाले दिन अपने चिट्ठी भी नहीं बनाए, कॉपी बनाए, पूरी कॉपी नोट लाइव पे प्रिंट आउट निकाले अपन ने, पहली बार निकाले, क्यों? वॉशरूम में रख के छुपाने के लिए। बढ़िया है भाई। चलो ओए 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 गाइस
गाइस गाइस गाइस चलिए डिस्ट्रैक्ट मत होइए, फट से शांत रबाब। हाँ हाँ तू नहीं बताया था बेटा, तू गवाह नहीं था बेटा। नहीं नहीं ये इसने रोकने नहीं बताया था बाद में कि हाँ है। चलो ओए ओए गाइस शांत, गाइस प्लीज 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 एक बार इसको रैप अप कर लो अब, खत्म हो गया क्या चैप्टर? बहुत बचा है। सर एक बार दिखाओ क्या दिखाओ ना। नहीं ज़्यादा नहीं बचा है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड के बारे में बचा है तुम लोगों का, वो तुम लोगों का फिर न्यूमेरिकल बचा जो अपन लोग कल उसके थ्रू ही करने वाले हैं, और लास्ट टेस्ट में तुमको एलिमेंट मिक्सचर कंपाउंड के बीच का डिफरेंस बचा है बस, वो तो सिंपल सा है। चलिए हो गया है। अब गाइस प्लीज ये देखिए, तुम लोगों को कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। पहले तो कॉन्सेंट्रेशन नहीं, पहले सैचुरेटेड सोल्यूशन अपन पहले देख चुके हैं, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। व्हेन नो मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ गिवन सोल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर, ये सैचुरेटेड नहीं तो अनसैचुरेटेड। सॉल्युबिलिटी मतलब द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, ये कहते हैं उसका सॉल्युबिलिटी होता है। मेजर सॉल्युबिलिटी अगर बढ़ानी है या सैचुरेटेड को अनसैचुरेटेड बढ़ाना है तो क्या करूँगा मैं, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा या सॉल्वेंट और ऐड कर दूंगा, ये ठीक है। इसके बारे में न्यूमेरिकली अपन लोग कल के पेपर्स के थ्रू देख लेंगे। अब ये देखो, ये फुद्दू सी चीज़ है, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, ठीक है ना। फिजिकल चेंज में कोई नया चीज़ नहीं बनता है, पहले भी H2O था, अभी भी H2O है, बस स्टेट चेंज हो गया होगा। केमिकल चेंज में पहले H2O था, अब वो H2 अलग और O2 अलग होना शुरू हो गया है, मतलब मेरे कंपोजिशन में चेंजेस आ जा रहा है। फिजिकल चेंज में कोई भी केमिकल सब्सटेंस का नेचर चेंज नहीं हो रहा है, जबकि केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंसेस बन रहे हैं जिनके खुद की अपनी अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो सकती है। केमिकल चेंज हम लोग केमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं। अब बर्निंग ऑफ कैंडल में दोनों चीज़ होती है, फिजिकल चेंज भी होता है कुछ, और कुछ पार्ट केमिकल चेंज का भी होता है। फिजिकल चेंज क्या होता है, जो वैक्स मेल्ट होकर वापस से हो जाती है, सॉलिड थी लिक्विडिश हुई वापस सॉलिड हो गई, तो ये तुम्हारा फिजिकल चेंज हुआ। बट कुछ पार्ट ऑफ वैक्स जो रहती है वो बर्न होकर CO2 और H2O वगैरह में कन्वर्ट हो जाती है। साथ ही साथ में जो विक होती है आप लोगों की वो भी बर्न हो जाती है, तो वो आप लोगों का केमिकल चेंज हो जाता है। यहाँ तक है, ठीक है। अब गाइस ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, एलिमेंट। अब सुनो, तुम लोग जो पहले 20 एलिमेंट्स के नाम लिख रहे थे, याद है तुम लोगों को, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब के सब एलिमेंट्स है। कॉपर इज ऑल्सो एन एलिमेंट। तो जो एलिमेंट वर्ड था वो रॉबर्ट बॉयल ने दिया था, ठीक है। एक एलिमेंट को और तोड़ नहीं सकता मैं, सोडियम को तोड़कर 100 और डीएम ऐसा अलग नहीं बनता है, वही चीज़ें नहीं होती, इट्स वन सिंगल, ये ठीक है ना। अब देखो एलिमेंट्स मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के फॉर्मेट में अभी होता है, एक सेमी मेटल्स भी होता है जिसे मेटलॉइड्स बोलते हैं, वो नीचे दिया हुआ है। पहले आप ये फट से एक बार टेबल देख लो, आई थिंक ये आपको 8th स्टैंडर्ड से चल रहा है, 10th में भी आने वाला है। सेम नहीं, थोड़ी सी चीज़ें बढ़ जाएगी उससे, एक्सेप्शन ऐसा है। सर वो फिफ्थ वाला डब्बा क्या डक्टाइल सोनरस मतलब रिंगिंग वॉइस निकाल पाना। हाँ सुनो, नहीं वैसे वो साउंड चैप्टर में एक आध जगह पे वर्ड यूज़ कर लिया होगा उससे, बट उससे ज़्यादा कुछ नहीं। वो सोनार अलग चीज़ है, हो सकता है ना, वो चीज़ अलग है। हाँ वो चीज़ है, ये चीज़ है, वो उसने दोनों हिस्से किया है और एक हिस्से के। हाँ चलिए अब गाइस, अब देखो आप लोगों को एक चीज़ होती है कंपाउंड, वो आप पढ़ चुके हो, याद है आप लोगों को, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, मतलब H2 और O2 का मिला के केमिकली बॉन्ड करके जब नई चीज़ H2O बन रही थी वो कंपाउंड बन रहा था, ठीक है। अब देखो तुम लोगों को ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। तब ये देखो मैंने एक कंटेनर में आयरन और सल्फर लिया, ठीक है, दूसरे इसने भी आयरन और सल्फर लिया, दोनों को मिक्स किया था, पर दूसरे कंटेनर में उसको गर्म कर दिया रेड हॉट होने तक के, ठीक है। अब मैंने पहले वाले के पास में आयरन था तो मैंने मैग्नेट लाया तो फटफट आयरन चिपक गया। मैं दूसरे वाले के पास में भी वही एक्सपेक्ट कर, जब मैं लेके आऊँगा तो आयरन चिपक जाएगा,
बट कोई डिफरेंस नहीं पड़ा। चलो ठीक है। सेकेंड, अब मैंने फर्स्ट वाले को देखा हेट्रोजीनियस लुक दे रहा था, जबकि पहला वाला मुझे होमोजीनियस लुक दे रहा था, बिल्कुल काले कलर का हो गया था। ठीक है, मैंने पहले वाले में कार्बन डाइसल्फाइड डाला। कार्बन डाइसल्फाइड क्या करता है, सल्फर को डिसॉल्व कर लेता है, तो वहाँ का सल्फर डिसॉल्व हो गया। दूसरे वाले में फिर से कोई चेंज नहीं आया। पहले वाले में मैंने अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला तो उसने कलरलेस और ओडरलेस गैस रिलीज करना शुरू किया। ठीक है, वो हाइड्रोजन गैस थी एक्चुअल में। उसके पास में अगर कार्बन लेके गया होता ना मैं, तो टूटा बर्निंग कैंडल लेके गया था, पॉप साउंड के साथ बर्न हुआ था, क्या हो गया था। ठीक है, और वही लास्ट वाले गैस जब मैं लेके गया तो वो रॉटन एग की स्मेल देने वाली एक आई गैस, वो भी कलरलेस थी, वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस थी। ठीक है ना, तो तुमने बेसिकली देखा क्या, वो गर्म करने के कारण कुछ नया ही कार्यक्रम होगा, साथ कुछ नया ही बन गया। उसने जो पहले प्रॉपर्टीज थी खुद की आयरन की, खुद की सल्फर की, वो सब छोड़ दी और अपनी खुद की कोई नई प्रॉपर्टीज बनाना शुरू की। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि एक केमिकल चेंज हुआ। केमिकल चेंज में क्या हुआ बेटा, केमिकल चेंज में क्या हुआ बच्चा, न्यू सब्सटेंस बन गया मेरा। पहले आयरन और सल्फर अलग अलग सब्सटेंसेस थे जिनको मैंने मिक्स करके सिर्फ रखा हुआ था, वो केमिकली बॉन्डेड नहीं थे। अब गर्म करने पर केमिकली बॉन्ड हो गए और आयरन सल्फाइड बना लिया। ठीक है, तो उस कारण से नया कंपाउंड बन गया था। तब ये देखो मिक्सचर और कंपाउंड में डिफरेंस क्या है, ये पहला वाला था मिक्सचर, दूसरा कंपाउंड। मिक्सचर में सिर्फ और सिर्फ वो जो एलिमेंट्स बोलो या अलग अलग कंपाउंड बोलो, सिंपल तरीके से रखे गए हैं, वो उनके इतने केमिकल बॉन्डिंग्स नहीं है। पर कंपाउंड में जो जो एलिमेंट्स थे वो सब के सब एक दूसरे का क्या केमिकली बॉन्डेड है। बेटा मिक्सचर का कंपोजिशन वेरिएबल हो सकता है, 4 ग्राम आयरन 100 ग्राम सल्फर रख सकता हूँ, बट कंपाउंड के अंदर जो रेशियो बाय मास था जो अपन देख चुके हैं हमेशा वही रहने वाला है। यहाँ पे मिक्सचर के अंदर अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी शो कर पाता है। यहाँ पे अब भी देखा अपने आयरन के ऊपर मैग्नेट का या इसका सल्फर वल्फर का जो हो रहा था डिसॉल्व हो जा रहा था वो हो जाता है, बट इसमें टोटली नई प्रॉपर्टीज बनना शुरू हो जाती है। इनफैक्ट हाइड्रोजन आग लगाओगे बम फूट जाएगा, हाइड्रोजन आप लोगों को पता है हाइड्रोजन बम्स होते हैं वैसा। ऑक्सीजन आग लगाओगे एकदम से पकड़ लेगा, बट वही वाटर आग नहीं पकड़ता है वो। ठीक है ना, ये देखो मिक्सचर फिजिकल प्रोसेस सेपरेट हो जाते हैं, कंपाउंड को सिर्फ केमिकल प्रोसेस से सेपरेट किया जा सकता है। रुको पहले ये फट से रटो, मैं पूछूंगा चारों पॉइंट्स, मैं पूछूंगा, रटो मैं पूछूंगा, लिखवाऊंगा नहीं, मैं पूछूंगा, वंशदीप से पूछूंगा। ठीक है बेटा, 5 पॉइंट्स मेरे 4 ही है पॉइंट्स, 5 मिनट तो 15 मिनट ले बेटा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ तो एलिमेंट्स इंडिविजुअल कहते हैं मॉलिक्यूल से बनते हैं और कंपाउंड डिफरेंट एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल से केमिकली बॉन्ड होके बनते हैं, वैसा है। राजा एंड ये शर्वरी बेटा याद करो।